हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। बच्चों, आज का जो सेशन होने वाला है वो है इंडेस 16 के रिवीजन का सेशन। मतलब आई होप आप सब ने जो लेक्चर्स थे वो देख चुके होंगे और उसके लेक्चर के बाद ही ये आपके काम का है। मैंने आपसे कहा था क्लासेस के अंदर कि मैं हर इंडेस के कंप्लीट हो जाने के बाद उसका एक रिवीजन सेशन रखा करूंगा। तो आपके लिए ये वाला सेशन जो है ये इंडेस 16 के रिवीजन का है और ये आपको अपने एग्जाम टाइम पे भी रिवाइज करने में हेल्प करेगा। तो जल्दी से आइए शुरू करते हैं। आई होप आप सब अपने पास अपनी कॉपीज वगैरह लेके बैठेंगे, क्योंकि मैं भी अपने पास अपने क्लास के नोट्स लेके बैठने वाला हूं ताकि आप लोगों के साथ पूरा का पूरा लिंकिंग करने के बाद ही मैं इसको अच्छे से करा सकूं। ठीक है, तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारे पास हमें रिवीजन फॉर्म में करना है, तो हमें पास थोड़ा सा इसे फास्ट ट्रैक रखना होगा ताकि आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से रिवाइज हो जाएं और आपका इंडिया 16 इन केस अगर आप बाद में भी पढ़ रहे हैं। देखो, मैंने क्लासेस के टाइम पे बोला था कि आप ऐसा बहुत होगा कि जब आप अपने पास अभी इंडेस को पढ़ रहे हो ना, तो आपको पढ़ते हुए समझ में आएगा, आप होमवर्क कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन 6 महीने बाद, 1 साल के बाद जब भी आप अपने पास रिवीजन करने बैठोगे तो आपको बहुत दिक्कतें आएंगी क्योंकि आप सब कुछ भूल चुके होगे। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप इस वाली वीडियो को बार बार देखते रहें। जब भी आप मेट्रो में ट्रेवल कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आपके पास फ्री टाइम है, आधा पौना घंटा 1 घंटा निकालकर आप इन वाले लेक्चर्स को एक बार जरूर देख लें, ताकि इससे आपका थोड़ा थोड़ा पार्ट भी याद आ जाएगा ना, तो काम हो जाएगा। हाँ, आपको इसके लिए और अच्छा करना होगा तो आपको साथ साथ क्वेश्चन भी करने चाहिए। लेकिन मैं मानता हूं कि क्वेश्चन का टाइम तो आप शायद ही निकाल पा रहे होगे, लेकिन अगर आपने रिवीजन वाला पार्ट भी सुन भी लिया ना अच्छे से, तो आपके लिए ये मोर देन इनफ होगा, जिससे आप इंडिया 16 की वो सारी की सारी बातें जिनको आप भूल चुके हो ऑलमोस्ट, वो आपके सामने दोबारा आ जाएंगी। ठीक है, सो आपका इंडिया 16 में शुरू करूं उससे पहले प्लीज एक चीज का ध्यान रखिएगा कि आप जो भी रिवीजन कर रहे हैं उस रिवीजन के लिए अपनी वाली कॉपी जरूर खोलें, क्योंकि मैं अपने पास तो अपने ही क्लास के नोट्स ओपन कर लूंगा, ये आपके पास भी लिखे होंगे, आपने क्लासेस में देखा होगा। इन केस कोई बच्चा अगर हमसे नहीं भी पढ़ा है तो ये वाले नोट्स हमारे अवेलेबल हो जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर, तो आप वहां से भी कर सकते हैं। तो यानी कि आज सच इतने बड़ा कोई इशू नहीं है। जिन बच्चों के पास क्लासेस गई हैं उनके पास तो ये नोट्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, जिनके पास क्लासेस नहीं भी हैं कोई दिक्कत नहीं है, आप यहां से भी हेल्प ले सकते हैं। हमारे पुराने बच्चे ऐसे हैं जो हमसे पहले नहीं पढ़ पाए फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मेरी वजह से, तो उनके लिए भी हेल्पफुल होगा। आपने किसी भी टीचर से पढ़ा हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको मेरा पढ़ाने तरीका अच्छा लगता था तो वहां पर आपको ये भी हेल्प कर सकता है, क्योंकि ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं कंटेंट तो सेम ही होता है, कंटेंट सब टीचर सेम ही पढ़ाते हैं, लेकिन हाँ, सबका पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है। तो उसके बेसिस पर आई होप आपको अगर हमसे पहले पढ़कर अच्छा लगा था तो आप इन वाले नोट्स को भी फॉलो करके अपने लिए इजी बना सकते हैं अपना सीए फाइनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का पेपर। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इंडिया 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के साथ। और जो हम यहाँ पे टॉपिक्स कवर करते हैं अपने पास वो कौन कौन से थे, हम ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, प्रिंसिपल इश्यूज इन अकाउंटिंग फॉर पीपीई की बात करते हैं, स्कोप की बात करते हैं, डेफिनेशन, रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, मेजरमेंट में इनिशियल है, सब्सिक्वेंट है, सब्सिक्वेंट हमारे तरफ से इंपॉर्टेंट भी रहता था, सब्सिक्वेंट कॉस्ट इनकट की बात भी होगी, डेप्रिसिएशन की बात भी होगी, डेप्रिसिएशन मेथड की बात भी होगी, रेजिडुअल वैल्यू की बात भी होगी, यूजफुल लाइफ की बात भी होगी, इंपेयरमेंट के लिए हम बाद में बात करते हैं इंडिया 36 के अंदर, उसके अलावा डी रिकॉग्निशन की बात भी होगी और चेंजेस इन डीकमिशनिंग की बात भी होगी, और ये इंपॉर्टेंट पार्ट भी रहता है। एग्जाम के अंदर इसमें से क्वेश्चन बन जाता है 4 से लेके 12 मार्क्स के बीच में, तो आप अपने पास ध्यान रखें कि एक इंपॉर्टेंट एएस इंडेस होता है और आपको ये हेल्प करेगा। ठीक है, अब ना मेरे लिए बड़ी कंफ्यूजन होती जा रही है, मतलब क्योंकि क्या होता है, मैं सुबह दिन में कहीं ना कहीं इंटर पढ़ा रहा होता हूँ, फिर मैं इंडेस को रिकॉर्ड कर रहा होता हूँ, तो मेरा ये मिक्स्ड सर चल रहा है इस वक्त पे। मैं थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इसको ठीक करूँ। अब उल्टा क्या हो रहा है, मैं यहाँ पर आपकी रिवीजन करा रहा हूँ, इस वक्त पे मैं एएस बोल जाता हूँ कई बारी, और कभी मैं इंटर के अंदर पढ़ाते वक्त इंडेस बोल जाता हूँ। तो आई होप मैं सीख रहा हूँ अच्छे से। चलिए, आगे की बात करते हैं आपके साथ में। तो पहले मैं बिल्कुल डिटेल में चलने वाला हूँ ताकि जैसे क्लासेस में हुआ था पूरा वैसे ही रहेगा। हो सकता है कि ये आधे घंटे में खत्म हो जाए, हो सकता है ये 1 घंटे में खत्म हो जाए। मैं इस चीज की कोई लिमिट नहीं लगा रहा कि हाँ मुझे जल्दी ही खत्म करना है, तो मैं कॉन्सेप्चुअली चलूंगा। ठीक है, सो हमारा सबसे पहला मेन पार्ट था ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस इंड एएस। क्या था, हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जानना था, किसका, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का, सो दैट यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन डिसर्न क्या चीज, इंफॉर्मेशन मिले उन्हें। किसके बेसिकली उनका कंसर्न क्या था, उनका कंसर्न ये था कि उन्हें इंफॉर्मेशन चाहिए थी रिगार्डिंग जो पैसा उन्होंने लगा रखा है, दैट इज इन्वेस्टमेंट इन पीपी, एंड उसके अंदर आने वाले चेंजेस, इन सब के बारे में बात करेंगे।
और जो प्रिंसिपल इश्यूज यहां पर गवर्न करते थे हम, वो क्या था कि पीपी को रिकॉग्नाइज कब करना है, याद है आपको? पीपी को रिकॉग्नाइज करने के लिए कुछ बातें थी। उसके अलावा साथ साथ उसका अमाउंट कितना शो होगा बुक्स में, कैरिंग अमाउंट क्या होगा, उसके बाद उसके ऊपर डेप्रिसिएशन कैसे लगेगा, और उसके अलावा इंपेयरमेंट लॉस। ऑल्दो इंपेयरमेंट लॉस को लेकर इंडिया 36 के अंदर बातें होंगी। यहां पर तो इंपेयरमेंट लॉस का थोड़ा सा छोटा सा कॉन्सेप्ट हम कवर करते थे। हमने इंडिया 36 अगर पढ़ लिया है बाकी बच्चों ने अब तक पूरी क्लासेस के अंदर, तो ये वाला पार्ट आप समझ चुके होंगे कि इंपेयरमेंट कैसे होता था। उसके अलावा स्कोप की बात करें तो दिस स्टैंडर्ड शेल बी अप्लाइड इन अकाउंटिंग फॉर पीपीई एक्सेप्ट अनदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिक्वायर अ परमिट अ डिफरेंट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। तो अगर कोई और इंडेस लग रहा होगा तो हम अपने पास ऑब्वियसली बात है उसकी बात मानेंगे, इसकी बात नहीं मानेंगे। दिस स्टैंडर्ड डज नॉट अप्लाई टू, किस पे अप्लाई नहीं करेगा? पीपीई क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल। अगर कोई मेरे पास प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है जो कि इंडेस 105 में जा चुका है, हेल्ड फॉर सेल के लिए जा चुका है, तो इन दैट केस उसके ऊपर इंडिया 16 की वर्किंग नहीं की जाएगी। बायोलॉजिकल एसेट्स, याद है बायोलॉजिकल एसेट्स, अभी डिस्कशन भी करेंगे। रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एक्टिविटी अदर देन बेरर प्लांट, याद है बेरर प्लांट तो हमारा कवर होता है इंडिया 16 के अंदर ही, लेकिन उससे मिलने वाले एग्रीकल्चर प्रोड्यूस या हमारे बाकी अदर क्या कहते हैं एग्रीकल्चर एक्टिविटी वाले एसेट जो हैं, जो कि इंडियस 41 में कवर होते हैं, तो वो इंडिया 16 में नहीं आएंगे। रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट ऑफ एक्सप्लोरेशन एंड इवैल्यूएशन एसेट इंडियस 106। उसके अलावा मिनरल राइट्स, मिनरल रिजर्व सच एज ऑयल, नेचुरल गैसेस, सिमिलर नॉन रीजनरेटिव रिसोर्सेज, वो भी यहाँ पे कवर नहीं किए जाएंगे। हाउएवर दिस स्टैंडर्ड अप्लाइज टू प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट यूज्ड टू डेवलप और मेंटेन द एसेट डिस्क्राइब्ड इन बीओडी, यानी कि यहां से लेकर इन सब के अंदर आप अगर कोई भी एसेट को यूज कर रहे हो डेवलप करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, तो वो यहां पे कवर हो जाएगा। उसके अलावा एन एंटिटी अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, याद है इंडियस 40, तो इंडियस 40 वाले के लिए हम यहां पे यूज करते थे उसका कॉस्ट मॉडल इन दिस स्टैंडर्ड फॉर ओन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, तो वो इंडियस 40 वाली बातें हो गई। सो ये हमारा स्कोप का पार्ट हो गया। अब आते हैं इंपॉर्टेंट पार्टों पे। इंपॉर्टेंट पार्ट्स हमारे लिए क्या है कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की डेफिनेशन क्या थी। सबसे पहला पॉइंट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में हमारा क्या होना जरूरी था? टेंजिबल आइटम होना जरूरी था। क्यों हेल्ड करते थे उसे हम? हेल्ड फॉर यूज इन प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। उसके अलावा आप उन्हें रेंटल पे दे सकते थे, रेंटल टू अदर्स, एंड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मोर देन 1 पीरियड, यानी कि 12 महीने से ऊपर की लाइफ उसकी होनी चाहिए थी। ये बेसिक बातें सब कुछ है। आप लोगों ने जो पहले भी लिखा था ना, उसके अंदर भी देखो मैंने यहीं से लिखवा रखा है, और ये सब चीजें मैंने आपको नोट करने के लिए दे भी रखी हैं। तो आई होप आपने नोट भी कर रखा होगा, नहीं कर रखा होगा तो आपकी बुक में है, वहां से भी काम चल जाएगा, समझे? कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्या है? बेरर प्लांट। लेकिन बेरर प्लांट पे जाने से पहले आपको एक चीज और बता दूं, किसके बारे में? बायोलॉजिकल एसिड्स के बारे में। बायोलॉजिकल एसिड्स, हाँ ये क्या थे सर? लिविंग एनिमल और प्लांट। लिविंग एनिमल, हाँ लिविंग एनिमल जिसके ऊपर क्या लगता था? इंडियस 41 एग्रीकल्चर एक्टिविटी वाला, याद है? इंडियस 41 लिविंग एनिमल। उसके अलावा प्लांट, प्लांट क्या था सर? प्लांट में दो तरह के थे, बेरर प्लांट और अदर प्लांट्स। बेरर प्लांट के ऊपर लगेगा आपका कौन सा? इंडियस 16। और जो अदर प्लांट थे वो फिर से कहां कवर हो जाएंगे? इंडियस 41 के अंदर। तो हम बेरर प्लांट की बात कर रहे हैं। बेरर प्लांट क्या था? कैसा पेड़ था? एक ऐसा पेड़ जो लगाया गया जिससे प्रोड्यूस लिया जा सके। सर क्या प्रोड्यूस भी इंडिया 16 में कवर होगा? नहीं, इंडिया 16 में सिर्फ पेड़ कवर होगा, और वो जो पेड़ था ना उससे जो प्रोड्यूस मिल रहे थे, उससे जो फल मिल रहे थे, वो इंडिया 41 में जाके कवर होंगे। उसकी लाइफ जो थी वो 12 महीने से ज्यादा की होनी चाहिए थी। हमने ये सारी की सारी बातें यहां पर लिखी थी, पढ़ो देखो क्या लिखा था। एक ऐसा पेड़ जिसकी लाइफ मोर देन 1 पीरियड है, दैट इज 12 मंथ्स, मोर देन 12 मंथ्स। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, दैट इज मैंगो मिल रहा है, वो कहां जाएगा? इंडिया 41 में जा रहा है। हाँ अगर आप इसे कट करते हो, सेल एज स्क्रैप, जो कि इंसिडेंटल स्क्रैप सेल है, स्टिल इट विल बी कवर्ड अंडर बेरर प्लांट। मैंने आपको इसके लिए बहुत अच्छे से ना ड्राइंग्स भी दिखाई थी, आपको याद होगा तो। बेरर प्लांट के लिए देखो, बेरर प्लांट इंडिया 16, एक नारियल का पेड़ और उससे मिलने वाला नारियल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इंडिया 41 में चला गया। और इसके अलावा फिर यहां पे दिखाया था कि एक फसल किसान लगाता है और उसे काट देता है, तो ये बेरर प्लांट की डेफिनेशन में नहीं आएगा। उसके अलावा कोई पेड़ लगाया गया जो कि लकड़ी के लिए लगाया गया, इसको भी हम इंडिया 16 में कवर नहीं करेंगे। उसके अलावा अगर कोई पेड़ लकड़ी और फ्रूट दोनों के लिए लगाया गया, वो भी बेरर प्लांट की डेफिनेशन में नहीं आएगा। तो सिर्फ एक ही पेड़ आता है। कौन सा पेड़ आता है? जो हमें फ्रूट देता है, और अगर मुझे उसे काटना भी पड़ा तो वो स्क्रैप सेल की तरह काटा गया, तभी वो उसे कवर किया जाएगा। अगर आपने लगाया ही पेड़ लकड़ी के लिए था या लकड़ी और फल दोनों के लिए लगाया था, इन दैट केस वो बेरर प्लांट की डेफिनेशन में
नहीं आता है, नहीं आता है, नहीं आता है। ये बात को ध्यान रखिएगा, यहां पर ये बातें लिखी हुई हैं। यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्शन मोर देन वन पीरियड एज अ रिमोट लाइवलीहुड ऑफ बीइंग सोल्ड एज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक्सेप्ट फॉर इंसिडेंटल स्क्रैप सेल्स। बताइए, कोई डाउट, कोई दिक्कत? जी, तो आई होप मेरी बातें आपको याद आ रही होंगी। हमने यहाँ पे इसके बारे में क्लासेस के अंदर लिखा भी हुआ है, आपने अपनी कॉपी के अंदर लिख भी रखा होगा, बुक के अंदर लिख रखा होगा, सॉरी। नाउ अगला पॉइंट किस चीज का आता है? अगला पॉइंट आता है जनरल रिकॉग्निशन क्राइटेरिया। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, कोई भी खर्चा आप कर रहे हैं, वो खर्चा पीपीई बनेगा या नहीं बनेगा, ये किस चीज पे डिपेंड करता था? ये इस चीज पे डिपेंड करता था, क्या उससे हमें फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। अगर हमें फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिल सकते हैं और साथ साथ हम उसकी कॉस्ट को मेजर कर सकते हैं ऑन रिलायबल बेसिस, तो हमारे लिए वो खर्चा पीपीई में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। चेक करिएगा, इट इज प्रोबेबल दैट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट एसोसिएटेड विद द आइटम विल फ्लो टू द एंटिटी एंड द कॉस्ट ऑफ द सच आइटम कैन बी मेजर्ड रिलायबली। आप उसको मेजर कर सकते हैं रिलायबल बेसिस पे। मैं क्लास के नोट्स के साथ ही आपको एग्जांपल वाले पॉइंट याद दिलाऊंगा ताकि आपको पूरा का पूरा याद आ जाए। ये देखिएगा, 1 अप्रैल 24 सबसे पहली डेट, पीपी एक्वायर किया गया कितने का? 50 लाख का। एफईबी एग्जिस्ट करता था, हमने पीपी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कर दिया। फिर हमने एसेट को यूज करना शुरू किया, डेप्रेशन लगाया 10 लाख का, कैरिंग वैल्यू कितनी बची? 40 लाख। फिर डेप्रेशन लगाया 10 लाख का, वैल्यू कितनी बची? 30 लाख। और 1 अप्रैल 26 को गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन आ गई, ड्यू टू पॉल्यूशन पीपी जो है वो बैन हो जाएगा। यानी कि अब आगे एफईबी नॉट एग्जिस्ट। एफईबी मतलब फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, यानी कि 1 अप्रैल 26 से पहले तो मुझे एफईबी एग्जिस्ट करते थे, मैं उसको पीपी मान के बैठा था, मैं उस पर डेप्रेशन भी लगा रहा था। लेकिन अब 1 अप्रैल 26 को मुझे उसे क्या करना पड़ेगा? डी रिकॉग्नाइज। क्या करना पड़ेगा उसे? डी रिकॉग्नाइज। और मैं उसे कहां ट्रांसफर कर दूंगा? ट्रांसफर टू पीएनएल। सर अगर पहले ही दिन एफईबी एग्जिस्ट नहीं करते तो, पहले ही दिन बैन आता तो, बेटा अगर पहले दिन बैन आता ना तो सारा का सारा एक्सपेंस मान के खत्म हो जाता उसी वक्त पर। और एक्सपेंस कहां ट्रांसफर होते? प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। समझे बात को? तो जब तक आपके पास एसेट के एफईबी एग्जिस्ट करते हैं, वो आपके लिए एक पीपी की कैटेगरी में रहेगा। लेकिन जिस दिन आपको ये लगे कि भाई अब एफईबी एग्जिस्ट नहीं करता है, इन दैट केस आप उसको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देंगे। बताओ, याद आ रहा है ना? कुछ धीरे धीरे याद आ रहा है। इस वाली वीडियो को आपको संभाल के रखना है, मैं ये यूट्यूब पे भी रखने वाला हूं और आपके जो बॉक्स क्या कहते हैं, क्या नाम है, गूगल ड्राइव वाले पोर्ट पे है, वहां पे भी डलवा दूंगा वैसे। लेकिन मैं गूगल ड्राइव पे डलवाता हूँ, लोग कहते हैं लेक्चर बढ़ा दिए, तो मैं वहां ही डलवाऊंगा। फिर मैं यूट्यूब पे रखूंगा, यूट्यूब पे ना इसकी एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, सीए फाइनल एफआर रिविजन प्लेलिस्ट मिलेगी आपको। आप यूट्यूब चैनल पे जाएंगे, वहां से इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये अवेलेबल रहेगी, ये कोई दिक्कत नहीं है, कोई हटेगी नहीं, ये वहां पर रहने वाली है। ठीक है, चलिए तो अगले पॉइंट पे आते हैं। हाँ, कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं हमारे पास यहाँ पे, स्पेशल पॉइंट्स हैं, पढ़िएगा स्पेशल पॉइंट्स। रिकॉग्निशन ऑफ स्पेयर पार्ट, स्टैंड बाय इक्विपमेंट, सर्विसिंग इक्विपमेंट्स, क्या इनको पीपी मानते थे? इनको पीपी सिर्फ तब मान सकते थे जब ये मीट कर जाएं किसकी डेफिनेशन को? रिकॉग्निशन क्राइटेरिया ऑफ पीपी को। अगर ये डेफिनेशन एंड रिकॉग्निशन क्राइटेरिया ऑफ पीपी मीट कर जाते हैं तो इन दैट केस हम उसको ट्रीट करेंगे पीपी, अदरवाइज इट विल बी ट्रीटेड इन्वेंट्री अंडर इंड AS 2। बड़ा सिंपल तरीका था, ये हम अपने पास इंड AS 2 में भी डील करेंगे। ठीक है, उसके अलावा एग्रीगेशन ऑफ इंडिविजुअली इनसिग्निफिकेंट आइटम सच एज टूल्स, माउल्ट्स, डाइस, ये इनसिग्निफिकेंट आइटम्स हैं जो शायद अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी ऑफ कंपनी, अकाउंटिंग पॉलिसी ऑफ द कंपनी, इनकी वैल्यू जो है थोड़ी सी इनसिग्निफिकेंट होगी, जिसको मैं पीपी बनाने में डर रहा हूं, मैं बनाना नहीं चाहता। लेकिन अगर मैं चाहूं तो ऐसे अलग अलग छोटे छोटे इंडिविजुअल इनसिग्निफिकेंट आइटम्स ऑफ पीपी को क्लब कर दूं, एग्रीगेट कर दूं, तो इनके ऊपर टोटल बेसिस पर रिकॉग्निशन क्राइटेरिया अप्लाई किया जा सकता है। इट मे बी एप्रोप्रिएट टू एग्रीगेट individually insignificant items such as molds, tools and dies and to apply the criteria to the aggregate value। aggregate value के लिए हम उसे अप्लाई कर देंगे। समझे? एग्जांपल दिखा देता हूं, चेक करिएगा। सब एग्जांपल लिखे हुए हैं कॉपी के अंदर, नहीं भी लिखे हैं तो बेटा पढ़ लो, नोट्स मिल जाएंगे, वहां से कर लेना। टेलीग्राम चैनल पे सीए जतिन त्यागी अकाउंट्स गुरु, वहां से मिलेगा। नाउ टूल्स कितने के हैं जी? 2000। मोल्ड्स कितने हैं जी? 3000। डाइस कितने हैं जी? 1000। ये हमारे लिए इनसिग्निफिकेंट वैल्यू थी, बट जब इसको एग्रीगेट किया गया तो एग्रीगेट वैल्यू कितनी बन गई? 6000। ये मेरे लिए सिग्निफिकेंट बन गई। सिग्निफिकेंट कैसे बनी? डिपेंड अपॉन मेटीरियलिटी लेवल ऑफ बिजनेस। हर बिजनेस का अपना अपना एक मेटीरियलिटी लेवल हो सकता है और उसके बेसिस पे इट विल बी कैपिटलाइज्ड।
ऑन एग्रीगेट बेसिस इन द नेम ऑफ अनदर एसेट, एग्जाम्पल के लिए मशीनरी। तो हर किसी के बिजनेस का जो लेवल था उसके बेसिस पे था। याद है मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था अपना 2009 चेन्नई ऑडिट पे गया था एनटीपीसी और तमिलनाडु इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, और वो अपना एक ऑफिस मेंटेन कर रहे थे जहां एक साइट थी, ऑफिस में किचन और मेस जो था, यूटेंसिल्स बर्तन आए थे 4,000 रुपए के। मैंने कहा कैपिटलाइज करो, का कैपिटलाइज नहीं करेंगे, हमारे लिए 5,000 से नीचे का कोई भी खर्चा कैपिटलाइज नहीं हुआ करता था, और 5,000 या उससे ऊपर का कोई खर्चा है तो हम उसे कैपिटलाइज कर देंगे, एसेट बना लेंगे। तो मैंने आपको एग्जांपल देके बात बताई थी ये वाली कि भाई आपके पास जो खर्चा हो रहा है वो आपके मेटलिटी लेवल पे डिपेंड करेगा। अगर मेटलिटी लेवल छोटा सा है मतलब कम है तो इन दैट केस उस खर्चे को आप एक्सपेंस मान लेंगे। मेटलिटी लेवल एक अच्छा खासा है आपके पास तो इन दैट केस हम उसके बेसिस पे चलेंगे। ठीक है, नाउ स्पेशल पॉइंट पे और बात करते हैं। एक और चीज था, अगर हम कोई एसेट सेफ्टी एंड एनवायरमेंटल इक्विपमेंट से लगाएं, एनवायरमेंट मतलब सेफ्टी एनवायरमेंट पर्पज से लगवाएं, तो हो सकता है कि मुझे शायद उसका डायरेक्टली बेनिफिट ना मिले, मेरे लिए वो एक नाकाम की चीज है, बेकार की बातें हैं। लेकिन अगर वो नाकाम बेकार की बात अगर मैंने नहीं करी तो मेरे पास जो मेरा मेन एसेट है मैं उससे बेनिफिट नहीं ले पाऊंगा। मैंने एग्जांपल याद है क्या दिया था आपको, ये देखो फैक्ट्री थी, फैक्ट्री मेरी पीपीई है ऑलरेडी, बट इस फैक्ट्री को चलाने में एक दिक्कत आ रही थी कि यहां पे ना पॉल्यूशन बहुत हो रहा था, तो मुझे क्या लगानी पड़ी, चिमनी लगानी पड़ी। और चिमनी मेरे को कोई डायरेक्ट बेनिफिट नहीं देने वाली, लेकिन अगर चिमनी नहीं लगाऊंगा ना तो फैक्ट्री भी नहीं चल पाएगी। तो इन दैट केस चिमनी भी मेरे लिए क्या बन जाएगी, पीपी, क्योंकि इसकी वजह से मेरा नॉर्मल फैक्ट्री वाला पार्ट काम कर पाएगा, वरना काम कर ही नहीं सकता था। समझे, बात समझ में आई? सो पढ़िए, द एक्विजिशन ऑफ सच प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ऑल्दो नॉट डायरेक्टली इंक्रीजिंग द बेनिफिट एफईबी of any particular existing item of PPE may be necessary for an item to obtain the FEB from its other assets. Hence, they should be treated as PPE. तो हो सकता है कि आपको डायरेक्टली बेनिफिट नहीं मिलेगा, लेकिन ठीक है, वो कई बार ऐसा कुछ खर्चा करना पड़ता है जो हम दूसरों से बेनिफिट निकलवाने में हेल्प कर देता है, तो इसलिए आप उसको भी पीपीई का पार्ट मान सकते हैं। बताइए, बात समझ में आती है? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं? उसके बाद अगला पॉइंट क्या था, मेजरमेंट। मेजरमेंट का मतलब हम अपने पास जब इनिशियली कोई भी पीपीई खरीदते हैं, बनाते हैं, एक्सचेंज में लाते हैं, तो उन्हें कौन सी वैल्यू पे दिखाते हैं। और हमने हमेशा से एक चीज सीखी है, इनिशियल मेजरमेंट हमेशा किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे होता है। इनिशियल मेजरमेंट हमेशा किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे होता है। और हम यहां पे 3 पॉइंट्स की बात करते हैं, परचेज की, सेल्फ कंस्ट्रक्शन की और उसके अलावा एक्सचेंज की। अब ये चीज यहां पर कैसे होगी, किस तरह से बनेगा, वो देखते थे। अगर हमने पीपीई को परचेज किया है या एक्वायर्ड किया है, if PPE was purchased, then its cost will include all the directly attributable expenses to bringing the asset to its location and condition necessary for it to be capable of operating in a manner intended by the management. हर वो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल खर्चा जो एसेट को उसकी लोकेशन और कंडीशन तक लाने के लिए जरूरी था, जिस तरह से जिस मैनर में मैनेजमेंट चाहती थी, वो सारा का सारा खर्चा आपके पीपीई की कॉस्ट का पार्ट बनेगा। और इसमें क्या क्या खर्चे आया करते थे, परचेज प्राइस लेस क्या करेंगे, कोई ट्रेड डिस्काउंट है, कोई रिबेट है, कोई ड्यूटी ड्रॉबैक है। हम टैक्सेस ऐड करेंगे, कौन से वाले, नॉन रिफंडेबल। एग्जांपल के लिए जीएसटी का इनपुट क्रेडिट नॉट अवेलेबल, अगर इनपुट क्रेडिट अवेलेबल होगा तो इन दैट केस वो मेरे लिए रिफंडेबल हो गया। अगर वो इनपुट क्रेडिट नॉट अवेलेबल होगा तो ही वो नॉन रिफंडेबल पार्ट में यहां पर आएगा। उसके अलावा ऑल डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस पढ़िए, एम्प्लॉय कॉस्ट अराइजिंग डायरेक्टली फ्रॉम एक्विजिशन ऑफ पीपी, कोई एम्प्लॉय कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है यहां पर ऐड कर दी जाएगी। कोई साइट प्रिपरेशन का खर्चा हुआ है, इनिशियल डिलीवरी या हैंडलिंग कॉस्ट का खर्चा हुआ है, इंस्टॉलेशन असेंबली कॉस्ट का खर्चा हुआ है, प्रोफेशनल फीस का खर्चा हुआ है। हाँ, ये एक पॉइंट इंपॉर्टेंट था, कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग लेस प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ प्रोडक्ट अराइजिंग फ्रॉम टेस्ट प्रोडक्शन। एग्जाम्पल के लिए सैंपल प्रोडक्ट सेल, मतलब आप टेस्टिंग कर रहे हो, टेस्टिंग करते हो आपने एक सैंपल प्रोडक्ट बनाया, अब उसको बनाने में खर्चा हुआ, क्या वो यहां पे ऐड होना चाहिए? बिल्कुल ऐड होना चाहिए। लेकिन उसको बनाने के बाद जो प्रोडक्ट निकला उसको अपने बेच भी दिया, तो क्या तब क्या करेंगे, उस सेल प्रोसीड को क्या करेंगे, उस जो प्रोडक्ट की सेल करके कुछ आएगा उसको क्या करेंगे? याद है मैंने आपको उसके लिए एक एग्जांपल करा के दिखाया था, ये देखिए एग्जांपल भी दिखेगा आपको टेस्टिंग कॉस्ट का। टेस्टिंग में खर्चा कितना हुआ, 1 लाख रुपए का। प्रोडक्शन किया, सैंपल प्रोडक्ट बना, उसको सेल कर दिया, कितने का बेचा? 70,000 रुपए का। तो हमारी टेस्टिंग कॉस्ट, नेट टेस्टिंग कॉस्ट कितनी बनी? 30,000। इट विल बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ पीपीई, इसे कॉस्ट ऑफ पीपीई में ऐड कर दिया जाएगा। लेकिन अगर टेस्टिंग कॉस्ट 1 लाख की हुई और प्रोडक्ट 1,30,000 का बिक गया, ओ भाई साहब मजे आ गए, बल्ले बल्ले।
तो ये अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं जाएगा, इट विल बी रिड्यूस फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ पीपी। पहले था कि प्रॉफिट लॉस में डाल दो, लेकिन अब अमेंडमेंट के बाद इसके अंदर चेंजेस थे और इसको हम रिड्यूस कर देते थे कॉस्ट ऑफ पीपीई से। बताइए, याद आ रहा है ना सब चीजें? धीरे धीरे करके सब याद आएगा। उसके अलावा अगला पॉइंट, डी कमीशनिंग कॉस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसके हमने एक नोट भी बना रखा था, नोट पे बात करेंगे भी। और ये जो आएगा हमारे पास, ये बन जाएगा हमारा कॉस्ट ऑफ पीपी एज पर इंड AS 16। चलिए नोट 1 पढ़ लें पहले। ये तो हमने अभी जो टेस्टिंग का लिखा वही है, द एक्सेस ऑफ नेट प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ आइटम प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग टेस्टिंग विल नॉट बी क्रेडिटेड टू P&L, इट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ पीपी। वही पॉइंट आ गया। अच्छा, और कौन कौन से खर्चे इंक्लूड नहीं करने? इनॉग्रेशन एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशनल कॉस्ट, स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट, एडमिन एंड अदर जनरल ओवरहेड्स। उसके अलावा इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस, कॉस्ट ऑफ रीलोकेटिंग एंड रीऑर्गेनाइजिंग एंटिटी ऑपरेशन। कोई इनकम एंड रिलेटेड एक्सपेंस आए हैं ऑफ यूजिंग अंडर कंस्ट्रक्शन पीपी, दैट इज आपने कार पार्किंग साइट का एग्जांपल डिस्कस किया था, जो कि इनकम स्टेटमेंट में चले जाएंगे, प्रॉफिट लॉस में क्रेडिट या डेबिट हो जाएंगे। कोई कैश डिस्काउंट अगर आपने दिया है, इफ एनी, विल बी ट्रांसफर टू P&L। उसके अलावा अब आ गया है जी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कॉस्ट ऑफ डीकमिशनिंग या डिसमेंटलिंग या साइट रिस्टोरेशन विल बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ पीपी। मतलब क्या था डीकमिशनिंग था क्या? पहले बात तो, अगर मैंने कोई सेटअप बनाया तो सेटअप को बाद में डिसमेंटल करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा, साइट रिस्टोरेशन करना पड़ेगा। तो इसको सेटअप को 5 साल बाद, 10 साल बाद, जितनी भी एस्टिमेटेड लाइफ है, जब मैं इस एसेट को, सेटअप को हटाऊंगा, तो जो खर्चा होगा उस खर्चे को मैं आज प्रेजेंट वैल्यू बेसिस पर अपने पीपी की कॉस्ट में ऐड करूंगा और फिर हर साल अनवाइंड करूंगा डिस्काउंट को, एंड द अबव कॉस्ट ऑफ डीकमिशनिंग हैज बीन रिकॉर्डेड एट प्रेजेंट वैल्यू। इसके लिए एंट्री क्या थी? हम जब फर्स्ट डे पहली बार कैपिटलाइजेशन करते हैं तो एंट्री करते हैं पीपी अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डीकमिशनिंग विद प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डीकमिशनिंग कॉस्ट। और अनवाइंडिंग हर साल करते वक्त हम फाइनेंस कॉस्ट को डेबिट करते हैं, फाइनेंस चार्जेस को डेबिट करते हैं और प्रोविजन में ऐड करते रहते हैं। जब लास्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो प्रोविजन फॉर डीकमिशनिंग जो है वो डेबिट हो जाएगा और बैंक से पेमेंट चला जाएगा, जब 5 साल बाद हमें खर्चा करना पड़ेगा एक्चुअली। और हो सकता है कि शायद खर्चा ज्यादा कम हो जाए, तो इसके बारे में बात भी होगी। लास्ट टॉपिक रहेगा चेंजेस इन डीकमिशनिंग, वहां पे भी बात करेंगे। लेकिन मैं आपको पहले एग्जांपल याद दिलाऊंगा पूरा का पूरा, तब हम आगे चलेंगे। ये देखिए डीकमिशनिंग कॉस्ट का एग्जांपल नोट नंबर 3 के रिगार्डिंग था, ध्यान दीजिएगा। पीपी परचेज किया गया, कॉस्ट कितना? 20 लाख रुपए, लाइफ कितनी है? 5 साल। वी हैव टू रिमूव दिस पीपी फ्रॉम ओरिजिनल साइट, एन एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ एक्सपेंस विल बी इनकर्ड एट द टाइम ऑफ रिमूवल विल बी कितना है? 5 लाख। डिस्काउंट रेट कितना है? 10%। तो सर क्या पूरा का पूरा 5 लाख ऐड करोगे? नहीं, 5 लाख रुपए आज से 5 साल के बाद खर्च होना है। तो 20 लाख रुपए में प्रेजेंट वैल्यू ऐड होगी ऑफ डीकमिशनिंग कॉस्ट। तो 5 लाख की 10% के रेट से प्रेजेंट वैल्यू निकाली जाए तो निकलेगी 3,10,461। टोटल मिलाकर 23,10,461 रुपए इसका बन जाएगा कॉस्ट ऑफ पीपी। तो सर एसेट की कॉस्ट अब 23,10,461 रहेगा? बिल्कुल सर, हमने तो सिर्फ 20 लाख रुपए किए। हाँ, तो बाकी का अमाउंट प्रोविजन के नाम से आएगा। एंट्री क्या बनेगी? पीपी अकाउंट डेबिट टू बैंक टू प्रोविजन फॉर डीकमिशनिंग, प्रोविजन फॉर डीकमिशनिंग। बताओ कोई दिक्कत तो नहीं इस बात से? पॉइंट क्लियर हुआ ये वाला? एंड देन इसके बाद अब मैं जाऊंगा इसके हर साल ईयर एंड पर अनवाइंडिंग करने के लिए। अनवाइंडिंग का मतलब कि हर साल जो 3,10,461 रुपए मैंने जोड़ा है, ये हर साल इंटरेस्ट जनरेट करते हुए, फाइनेंस चार्ज जनरेट करते हुए इसको 5 लाख बनाएगा। वो कैसे? देखो 3,10,461 है आज का प्रेजेंट वैल्यू, एक साल 10% के रेट से इसके ऊपर कितना इंटरेस्ट लगेगा? ये देखिए 31046। तो मेरा अब क्लोजिंग बैलेंस कितना हो चुका होगा? 3,451,507। ये मेरा प्रोविजन ऐड हो रहा है। मतलब मैं आज 3,10,461 अपनी एफडी कॉस्ट में ऐड कर दूंगा और फिर हर साल इंटरेस्ट को जोड़ते हुए 5 साल में इस अमाउंट को 5 लाख बना दूंगा और फिर 5 लाख रुपए खर्च कर दूंगा उस वक्त पर जब डीकमिशनिंग कॉस्ट इनकर्ड होगी एक्चुअली। अब यही 341,507 अगली बार 10%, फिर अगली बार 10%, फिर अगली बार 10% और 5वें साल में ऑलमोस्ट ये कितना बन जाएगा? 5 लाख रुपए। थोड़ा बहुत डेसिमल्स का फर्क पड़ सकता है जिसकी वजह से अमाउंट थोड़ा बहुत अलग आ सकता है, लेकिन हमने इसको एग्जैक्टली लिख दिया था ताकि आपको इजी रहे। अब ये 5 लाख रुपए जो बन गए हैं, ये 5 साल की फाइनेंस चार्ज की वजह से बने हैं। हर साल का फाइनेंस चार्ज अकाउंट डेबिट टू
प्रोविजन फॉर डी कमीशनिंग के नाम से रिकॉर्ड होता रहेगा। चेक करिएगा हर साल की एंट्री। ये मेरी फर्स्ट ईयर की एंट्री है, फाइनेंस चार्ज अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डी कमीशनिंग, ये मेरी फर्स्ट ईयर की एंट्री। फिर सेकेंड ईयर की एंट्री, फिर थर्ड ईयर की एंट्री। हर साल अमाउंट जहां खर्चा बन रहा है और प्रोविजन में ऐड हो रहा है, खर्चा बन रहा है प्रोविजन में ऐड हो रहा है, ऐसे करके फोर्थ ईयर, ऐसे करके फिफ्थ ईयर तक ये अमाउंट सारा हो चुका होगा। पता है आपको अब प्रोविजन का बैलेंस कितना हो चुका होगा? 5 लाख रुपए। और यही 5 लाख रुपए अब प्रोविजन फॉर डीकमिशनिंग को डेबिट करेंगे और टू बैंक कर देंगे। बताइए, बोलो, बताओ। बोलो जी, बोलो। इस बात से कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं? ये पॉइंट समझ में आया? इस पॉइंट से कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ध्यान है? चलें आगे। समझ में आया डीकमिशनिंग कॉस्ट? इसके अंदर चेंजेस आएंगे, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो हमने पास ये वाला पार्ट हमने कंप्लीट किया, जिसके अंदर हमने अपना इंड AS 16 का बेसिक डीकमिशनिंग तक का कवर कर लिया आपके साथ में। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट जो हमने उसके बाद डिस्कशन किया था वो था किसका? नोट फॉर डेफर्ड पेमेंट्स का। ऐसा हो सकता है ना कि आप पेमेंट एसेट को खरीदते वक्त पेमेंट करने के लिए इंस्टॉलमेंट्स पे या हायर परचेज पे प्रेफर करो। जब भी आप अपनी पेमेंट बियॉन्ड नॉर्मल क्रेडिट टर्म से आगे ले जाते हो, ड्यू टू इंस्टॉलमेंट, ड्यू टू हायर परचेज, तो आप जो अमाउंट पे करते हो वो ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू एसेट के कॉस्ट प्राइस या कैश प्राइस से। इफ पेमेंट इज डेफर्ड बियॉन्ड नॉर्मल क्रेडिट टर्म, इंस्टॉलमेंट या हायर परचेज, देन द कॉस्ट ऑफ पीपीई विल बी, क्या होनी चाहिए? आपकी कॉस्ट वही होगी जो आपका एक्चुअल कैश प्राइस था, यानी कि कॉस्ट प्राइस एट द रिकॉग्निशन डेट। अगर कोई एक्स्ट्रा अमाउंट पे भी किया गया, द डिफरेंस बिटवीन कैश प्राइस एंड टोटल पेमेंट इज रिकॉग्नाइज्ड एज इंटरेस्ट एक्सपेंस। कौन देखेगा इसे? इसे इंड AS 23 देखेगा बोरिंग कॉस्ट के अंदर। बताइए, बात समझ में आती है? कोई पॉइंट दिक्कत तो नहीं इस बात से? तो आपके लिए ये चीजें हैं समझने वाली कि अगर हम कोई इंस्टॉलमेंट पे लेते हैं और ये सारा का सारा जो एक्स्ट्रा अमाउंट जाता है वो सारा सारा इंटरेस्ट में जाता है। हाँ, इंड AS 23 बोरिंग कॉस्ट इसके बारे में बताएगा आपको कि कुछ कैपिटलाइज भी हुआ करता था। चलो, वो तो बात की बात है, लेकिन अभी फिलहाल इंड AS 16 के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके अलावा अगला पॉइंट किस चीज का आ गया जी? अगर आप कोई भी पीपीई बनाते हैं, सेल्फ कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो इसमें बिल्कुल सेम प्रिंसिपल लगेंगे जो एसेट को खरीदने में लगे। बस ऑब्वियस ही बात है, जब आप खरीदोगे तो आप पैसे जाके डायरेक्टली देकर आ जाओगे, बाकी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस ले लोगे। लेकिन अगर आप एसेट को बनाओगे तो ऑब्वियस ही बात है, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, वो सारे खर्चे आएंगे। लेकिन अगर उनमें कोई इंटरनल प्रॉफिट है तो वो आपको एलिमिनेट करना होगा अराइविंग एट सच कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल, आप कहते हो जी हम 100 रुपए का मटेरियल बेचते हैं बाहर, लेकिन अगर वो मटेरियल को मैं यूज कर लूं अपने ही पास ही एसेट बनाने के लिए, तो उसके ऊपर मेरा 20 रुपए का प्रॉफिट जो था वो हट जाएगा और सिर्फ 80 रुपए मेरी कॉस्ट ऐड हो जाएगी एसेट की कॉस्ट में। आपको मैं एग्जांपल दिखा के चलूंगा, सेम एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने बात की हुई है। ये लीजिए, कंस्ट्रक्शन। अच्छा, क्वेश्चन ध्यान रखना, जो क्वेश्चन में कराता जा रहा हूं, मतलब रिवीजन कराता जा रहा हूं, उसके बाद जो मैंने क्वेश्चन क्लास में कवर किए, बुक से कराए, रीड कराया, जो भी कराया, जैसे भी किया, उसको उसी ऑर्डर में रिवाइज करोगे ना, जब भी आप इसको रिवीजन कर रहे हो तो आपको हेल्प मिल जाएगी। आप टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको क्वेश्चन रिवाइज करना होगा, बेसिकली उसी के लिए हेल्प करेगा आपको ये। तो आपको प्रॉपर हेल्प उसी की बेसिस से मिलने वाली, जब आप उसको प्रॉपर तरीके से रिवाइज करेंगे। सिर्फ सुन रहे हैं तो फिर ये आपको सिंपल एक मेमोरी को रिवाइज करके दे रहा है बस, कि हाँ पुरानी भूली भटकी यादें आपको याद आ गई वापस से। लेकिन 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 अगर आप अच्छे से चाहते हैं तो क्वेश्चन भी कर लेना, मतलब समझ लो, फिर तो आपके द्वारे न्यारे हो जाएंगे, बल्ले बल्ले हो जाएगी। बहुत जरूरी होगा इस चीज को करना। चलें आगे, करें अगले पॉइंट की बात। सुनाओ, कॉस्ट ऑफ सेल्फ कंस्ट्रक्टेड पीपी एंड बेरियर प्लांट। बेरियर प्लांट का भी कंस्ट्रक्शन है, ऑब्वियसली बात है, बेरियर प्लांट तो लगाओगे ना बेटा, खरीदोगे थोड़ी। यहाँ पे खरीदने के पॉइंट से बात नहीं कर रहा हूं मैं, कंस्ट्रक्शन के पॉइंट से बात कर रहा हूं। खरीदने वाला पॉइंट कवर हो चुका है, यहाँ कंस्ट्रक्शन की बात चल रही है। सो सेम पॉइंट्स ऑफ परचेज पीपी वही खर्चा आएगा, बस कंस्ट्रक्शन के पॉइंट से बात करेंगे आप। उसके अलावा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में मटेरियल है, अगर कोई प्रॉफिट था तो वो इंटरनल प्रॉफिट आप एलिमिनेट कर दीजिए, नेट कॉस्ट जो है वो ऐड करिएगा। सिंपल सा पॉइंट है, लिखा हुआ है आपकी कॉपी के अंदर, ये वाला पॉइंट भी आपने। हाँ, कोई खर्चा एबनॉर्मल लॉस का था, एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ वेस्टेड मटेरियल, लेबर, अदर रिसोर्सेज इनकर्ड इन सेल्फ कंस्ट्रक्टिंग एन एसेट इज नॉट इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ एसेट। तो अगर किस तरह का भी कोई एबनॉर्मल लॉस हुआ था तो वो आपके एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं किया जाएगा।
कोई बोरिंग कॉस्ट है इंड AS 23 की, कैन बी कैपिटलाइज्ड टू कॉस्ट ऑफ पीपी इफ इट मीट्स द रिकॉग्निशन क्राइटेरिया। इंड AS 23 अभी आपने नहीं पढ़ रखा है, बट अगर हम क्वालिफाइंग एसेट्स की बातें करेंगे तो आपको याद आ जाएगा, उसके बेसिस पर आप इसे ऐड कर लेंगे। उसके अलावा बेरियर प्लांट अगर कंस्ट्रक्ट कर रहे हो आर अकाउंटेड फॉर इन द सेम वे एज सेल्फ कंस्ट्रक्टेड आइटम ऑफ PPE before they are in the location or condition necessary to capable of operating in a manner intended by management। तो वो सेम पैटर्न पे काम करेगा। तो कॉस्ट ऑफ सेल्फ कंस्ट्रक्टेड भी हो गया है। अब आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ एक्सचेंज ऑफ एसेट के लिए। अगर आप कोई भी PPE एक्सचेंज में लेकर आते हो तो इसे कैसे रिकॉर्ड करेंगे। मैंने आपको इसके रिगार्डिंग बहुत अच्छे से लिखवाया था, कमर्शियल सब्सटेंस, नॉन कमर्शियल सब्सटेंस, जो बेसिकली था उसके बेसिस पे बात करेंगे, बट यहां पर बेसिक रीड कर लेते हैं। One or more item of property, plant and equipment may be acquired in exchange for a non-monetary asset or assets, or a combination of monetary and non-monetary asset. The cost of such an item of PPE is measured, किस पे मेजर करेंगे? फेयर वैल्यू पे। किस पे मेजर करेंगे? फेयर वैल्यू पे। लेकिन unless exchange transaction lacks commercial substance and the fair value of neither the asset received nor the asset given up is reliably measurable। अगर आप कोई भी एसेट एक्सचेंज में ला रहे हैं तो आपकी पहली प्रेफरेंस उसे फेयर वैल्यू पे दिखाने की होनी चाहिए। बट अगर एक्सचेंज ट्रांजैक्शन लैक करता हो कमर्शियल सब्सटेंस, या फिर फेयर वैल्यू जो है वो रिलायबली मेजरेबल नहीं है, विश्वास के लायक नहीं है, दोनों में से किसी की भी, तो इन दैट केस आप उसको फेयर वैल्यू पे मेजर नहीं कर पाएंगे। इन दैट केस आप वैल्यू करेंगे उन्हें किस पे? कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट गिवन अप। जो एसेट आप दे रहे हैं ना, गिवन अप। सर ये एक्सचेंज ट्रांजैक्शन लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस क्या था? कमर्शियल सब्सटेंस का मतलब था कि भाई एसेट को लेने के बाद आपको कुछ बेनिफिट होना चाहिए, बेनिफिट टू द बायर। आपके कैश फ्लो बेटर हो गए, आपका रिस्क कम हो गया, टाइमिंग बेटर हो गई, इस तरह की चीजें। अ ट्रांजैक्शन लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस इज फ्यूचर कैश फ्लो, risk, timing and amount are not expected to change as a result of transaction। यानी कि जो जैसा था वैसा ही चल रहा है, तो आपके पास कमर्शियल ट्रांजैक्शन सब्सटेंस जो है वो लैक करता है। दैट इज कैश फ्लो फ्रॉम न्यू एक्वायर्ड एसेट आर गोइंग टू बी सेम एज द कैश फ्लो फ्रॉम द ओल्ड ट्रांसफर्ड एसेट। तो चेंज ही क्या हुआ? फिर तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ। समझे बात को? नाउ अब इसको हमने अपने पास किस तरह से डील किया था वो मैं दिखाता हूं। ये देखिएगा, याद है राजू और श्याम अपनी कार X और कार Y को क्या कर रहे थे? एक्सचेंज कर रहे थे। तो अगर हम राजू के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं तो राजू के पॉइंट ऑफ व्यू से वो अपना कार X सरेंडर कर रहा है और कार Y रिसीव कर रहा है, ऑब्टेन कर रहा है। तो इन दैट केस राजू के पास जो कार X की जगह कार Y आएगी तो वो कार Y कौन से प्राइस पे रिकॉर्ड की जाएगी, इस चीज पे डिपेंड करता था। और इसके लिए कार Y की जो वैल्यू है रिकॉर्ड करने के लिए, देखो एक चीज ध्यान रखना, कार X जो जा रही है ना वो तो हमेशा किस पे जाएगी? कैरिंग वैल्यू पे। उसमें तो कोई दूसरा सवाल ही नहीं है, वो हमेशा कैरिंग वैल्यू WDV पे बाहर निकलती है। लेकिन कार Y जो आ रही है वो किस पे रिकॉर्ड होगा? वो इस चीज पे डिपेंड करता है कि आप ये आइडेंटिफाई करें कि कमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट करता है या कमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर कमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट करता है तो आपके पास क्या प्रेफरेंस थी? फर्स्ट प्रेफरेंस फेयर वैल्यू ऑफ एसेट सरेंडर प्लस कैश पेड इफ एनी। आप सबसे पहले क्या देखेंगे? जो एसेट सरेंडर कर रहे हो उसका फेयर वैल्यू। अगर आपने कुछ और कैश भी दिया तो वो भी ऐड कर देना। सेकंड प्रेफरेंस, अगर फेयर वैल्यू ऑफ एसेट सरेंडर नहीं है तो फेयर वैल्यू ऑफ एसेट एक्वायर्ड, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट एक्वायर्ड ये देखा जाएगा। सर इफ बोथ फेयर वैल्यूज आर गिवन देन यूज द प्राइस एज पर द अबव प्रेफरेंस ऑर्डर। दोनों ही गिवन है सर, तो सरेंडर का पहले लो एंड देन एसेट एक्वायर्ड का सोचो। अगर सरेंडर का नहीं है तो एसेट एक्वायर्ड का सोचो। सर इफ बोथ द फेयर वैल्यूज आर नॉट गिवन देन यूज, अब दोनों फेयर वैल्यू नहीं है ना, रिलायबली मेजरेबल नहीं है, तो इन दैट केस कैरिंग वैल्यू ऑफ एसेट सरेंडर लिया जाएगा और अगर आपने कोई कैश पे किया था तो वो ले लेंगे। कैरिंग वैल्यू ऑफ एसेट सरेंडर प्लस कैश पेड। समझे बात को? लेकिन अगर 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 सर कमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट ही ना करता हो, इसका मतलब फेयर वैल्यू यूज ही नहीं कर सकते आप, और जो आप फेयर वैल्यू यूज नहीं कर सकते तो फिर से वही ऑप्शन आ जाएगा, एक्वायर्ड एसेट विल बी वैल्यूड एट किस पे? कैरिंग वैल्यू ऑफ एसेट सरेंडर प्लस कैश पेड इफ एनी। तो अगर आपने कोई भी कैश पे किया है तो बेसिकली वो आपका साथ में रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। तो अगर मैं कंक्लूड करूं तो कमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट करता है, बेनिफिट टू द बायर है,
तो फर्स्ट प्रेफरेंस फेयर वैल्यू ऑफ एसेट सरेंडर प्लस कैश पेड, सेकंड प्रेफरेंस में फेयर वैल्यू ऑफ एसेट एक्वायर्ड, दोनों ही हैं तो इसी ऑर्डर में, फर्स्ट प्रेफरेंस और सेकंड प्रेफरेंस के ऑर्डर पर। ये सब बातें आईसीआई के अकॉर्डिंग है। अगर दोनों ही फेयर वैल्यू नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है मैं कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट सरेंडर प्लस कैश पेड ले लूंगा, और यही वाली बात एप्लीकेबल हो जाएगी कब, जब मैं अपने पास कमर्शियल सब्सटेंस को एग्जिस्ट नहीं मानता या लैक करता है बेसिकली तब। बोलिए, बात समझ में आई? इसका एग्जाम्पल भी कराया था मैंने आपको, लेकिन मैं उससे पहले आपको यहां भी पढ़ाना चाहता हूं। समरी क्या थी? फर्स्ट प्रेफरेंस वही है, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप प्लस कैश पेड इफ एनी, और फेयर वैल्यू ऑफ एसेट एक्वायर्ड विच एवर इज मोर क्लियरली एविडेंट। वो नहीं मिल रहा है। इफ फेयर वैल्यू नॉट अवेलेबल और इफ ट्रांजेक्शन लैक करता हो कमर्शियल सब्सटेंस, देन रिकॉर्ड एट कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट गिवन अप प्लस कैश पेड। मैंने इसी को अपने पास, इसी समरी को अपने पास यहां पर आपको इस तरह से लिखवा दिया था, इस तरह से। और यही बातें इंटैंजिबल एसेट में भी चल रही थी, सेम पैटर्न के ऊपर। जब हम अपना अगला इंड AS 38 करते हैं तो वहां पर भी हमने इसको ऐसे ही किया था। मैं आपको एग्जाम्पल से भी करा दूं एक बारी, ये देखिएगा, आपको एग्जाम्पल से और अच्छे से याद आ जाएगा। राजू और श्याम, कार एक्स कार वाई, कॉस्ट 10 लाख, कैरिंग अमाउंट 8 लाख, फेयर वैल्यू 9 लाख। इधर आ जाइए, कॉस्ट 12 लाख, कैरिंग अमाउंट 9 लाख, फेयर वैल्यू 10 लाख। कमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट करता है तो फर्स्ट प्रेफरेंस क्या होगी? देखो मैंने लिखा भी था साथ में, फर्स्ट प्रेफरेंस भी लिखी थी मैंने। फर्स्ट प्रेफरेंस क्या होगी? फर्स्ट प्रेफरेंस होगी फेयर वैल्यू ऑफ एसेट सरेंडर। तो मैं फेयर वैल्यू ऑफ एसेट सरेंडर को अपनी कॉस्ट बना लूंगा यहां पर 9 लाख। एसेट कितने आ गया? 8 लाख का। प्रॉफिट ऑन एक्सचेंज 1 लाख का। सेम वो भी वही काम करेगा, उसका भी फेयर वैल्यू ऑफ एसेट सरेंडर 10 लाख रुपए, वही वैल्यू बन जाएगी। फर्स्ट प्रेफरेंस वही रहने वाली है, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट सरेंडर। बुक से जब हटेगा हमेशा ऑब्वियस सी बात है कैरिंग अमाउंट पे हटेगा। प्रॉफिट आ रहा है, प्रॉफिट रिकॉर्ड कर लीजिए। दूसरे वाले केस में कमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट करता था, देखो ध्यान से, लेकिन इस बार चेंज किया है, हमने साथ साथ कुछ कैश भी पे किया है। जैसे ही हमने कुछ कैश पे किया है तो अब फिर से फेयर वैल्यू है, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट सरेंडर प्लस कैश पेड हमारी कॉस्ट बन जाएगी, यानी कि 9,20,000। एसेट कितने आ गया? 8 लाख का। कैश कितने आ गया? 20,000 का। प्रॉफिट कितने का? 1 लाख का। चेक कर लो। और इस बार सामने वाली पार्टी फिर से क्या दिखाएगी अपने पास? फेयर वैल्यू ऑफ एसेट सरेंडर, उसकी कितनी है? 10 लाख। लेकिन 10 लाख में दो चीजें आ रही हैं, 20,000 का कैश आ रहा है और 9.8 लाख बैलेंसिंग फिगर कार एक्स की वैल्यू आ रही है। तो प्रेफरेंस नहीं बदल रही है, पैसा आ गया कोई दिक्कत नहीं, कार की वैल्यू कम कर देंगे, बट 20,000 तो आया ना। आई होप आपको पॉइंट याद आ गए हैं ये वाले। मैं इसीलिए भगा नहीं रहा हूं, बिल्कुल आराम से चल रहा हूं ताकि बिल्कुल केस टू केस आपको याद आ जाए। उसके बाद थर्ड केस था, फिर से कमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट करता है, लेकिन देखो इस बार फेयर वैल्यू ऑफ एसेट सरेंडर गिवन नहीं है। फेयर वैल्यू ऑफ एसेट सरेंडर गिवन नहीं है तो फिर कौन सी लूंगा? फेयर वैल्यू ऑफ एसेट एक्वायर्ड लूंगा। अब उसकी 10 लाख मेरी वैल्यू बन जाएगी और मेरे पास से 8 लाख का एसेट चला गया, 2 लाख का प्रॉफिट ऑन एक्सचेंज हो गया। और वहां चेक करो, उसके पास तो फेयर वैल्यू ऑफ एसेट सरेंडर गिवन है ना, तो वो 10 लाख पे दिखाएगा। 9 लाख का एसेट चला गया, 1 लाख का प्रॉफिट आ गया। मैंने देखो लिखा भी है प्रेफरेंस में, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट सरेंडर नॉट गिवन, तो फेयर वैल्यू ऑफ एसेट एक्वायर्ड ले लो, सिंपल है। और उसके पास तो वही है, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट सरेंडर गिवन है, तो वो उसने वही का वही ले लिया। समझे बात को? पॉइंट क्लियर हुआ? हाँ, कमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ये लीजिए। दोनों की फेयर वैल्यू है, लेकिन अब फेयर वैल्यू हमारे काम की ही नहीं रहेगी, कमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो इन दैट केस आप हमेशा कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट सरेंडर को यूज करेंगे। चेक करिएगा, इन दैट केस मेरी बुक्स में एसेट 8 लाख पे जा रहा है, 8 लाख पे आ रहा है, उसकी बुक्स में 9 लाख पे जा रहा है, 9 लाख पे आ रहा है, बिल्कुल सही। नो प्रॉफिट कैन बी रिकॉग्नाइज्ड इफ इट लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस। और अगर आप इसमें कैश भी ऐड कर दोगे तो एक एग्जांपल और कराया था मैंने आपको, कमर्शियल सब्सटेंस डज नॉट एग्जिस्ट, तो अब हमारे पास 8 लाख का एसेट जा रहा है और हम ये बोलेंगे कि 8 लाख का ही एसेट आ रहा है, कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट सरेंडर प्लस कैश पेड इफ एनी। तो यहां पर चेक करिए कितने पे आ गया, 8.2 लाख, ये 8 लाख, और कैश कितना पे किया? 20,000 का। सेम वहां पर चला जाएगा, वहां पर वो 9 लाख के हिसाब से रिकॉर्ड करेगा। 9 लाख में से 20,000 कैश आ रहा है, 8.8 लाख का एसेट और 9 लाख का एसेट चला गया। बताओ, एक्सचेंज वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन अगर बन जाए तो अच्छी बात है, सिंपल रहेगा। प्रेफरेंस वाइज याद रखना, प्रेफरेंस को याद रखोगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर है? यहां तक की बात क्लियर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 हो रखा है, ये क्लास के अंदर क्वेश्चन नंबर 29 हो रखा है, क्वेश्चन नंबर 36 होमवर्क दे रखा है। तो इसी तरह से आप करेंगे तो बहुत बेटर रहने वाले हैं। नाउ अगले पॉइंट पे आता हूं। अगला पॉइंट है हमारे लिए अब मेजरमेंट का रिगार्डिंग।
सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। और सब्सिक्वेंट मेजरमेंट के लिए आपको मिलता है ऑप्शन, या तो आप चूज कर सकते हैं कॉस्ट मॉडल या फिर आप चूज कर सकते हैं रिवैल्यूएशन मॉडल। एंड ध्यान रखिएगा, जो भी आप मॉडल यूज करेंगे वो मॉडल आपको एंटायर क्लास ऑफ पीपीई पे लगाना पड़ेगा। एंटायर क्लास पे, हाँ, अगर आप कहते हो जी मैं मशीनरी के लिए कॉस्ट मॉडल फॉलो करूंगा, बिल्डिंग के लिए मैं रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो करूंगा, तो फिर सारी मशीनरी सेम क्लास की कॉस्ट मॉडल पे आएंगी और सारी बिल्डिंग सेम क्लास की रिवैल्यूएशन मॉडल पे आएंगी। हाँ, बिल्डिंग में भी अलग अलग क्लास हो सकती है, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग अलग, ऑफिस बिल्डिंग अलग। तो हो सकता है कि आप इंडस्ट्रियल बिल्डिंग के लिए कॉस्ट मॉडल फॉलो कर रहे हो और ऑफिशियल बिल्डिंग के लिए रिवैल्यूएशन मॉडल, तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर सेम क्लास में आ रहा है तो फिर एक ही मॉडल फॉलो करना पड़ेगा। ना कॉस्ट मॉडल में कैसे दिखाते थे हम, जो भी हमारी कॉस्ट है उसमें से माइनस करेंगे क्या, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और हम क्या माइनस करेंगे, एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉसेस, तो वैल्यू हो जाएगी कैरिंग अमाउंट। लेकिन अगर हम रिवैल्यूएशन मॉडल में हैं तो वैल्यू ऑन फेयर वैल्यू ऑन डेट ऑफ रिवैल्यूएशन लेस करेंगे सब्सिक्वेंट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और उसके अलावा सब्सिक्वेंट एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉसेस, फिर से हम अपने कैरिंग अमाउंट पे पहुंच जाएंगे। लेकिन जब भी हम रिवैल्यूएशन मॉडल पे जाएंगे तो हमें रिवैल्यूएशन मॉडल की कुछ 5 बातों के बारे में और बात करनी पड़ेगी। सबसे पहला पॉइंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन कब कब किया जाएगा, रिवैल्यूएशन में अगर सिग्निफिकेंट एंड वॉलेटाइल चेंजेस आते हैं हर साल, तो इन दैट केस एनुअल बेसिस पर हम उसका रिवैल्यूएशन करेंगे। और अगर चेंजेस जो आ रहे हैं वो इनसिग्निफिकेंट हैं तो हम एवरी 3 to 5 ईयर्स में इसका रिवैल्यूएशन करेंगे। ये वाली बातें हमने अपने पास ऑलमोस्ट कर रखी हैं पहले भी, मैंने आपको क्वेश्चन के थ्रू, एग्जांपल के थ्रू भी कराया था इसका टॉपिक, तो टॉपिक रिवाइज हो जाएगा आपके लिए। मैं फिर से बोलता हूं, अगर आप रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो कर रहे हैं तो आपको हर बार रिवैल्यूएशन के लिए रिगार्डिंग ये देखना पड़ेगा कि भाई आपके एसेट की जो रिवैल्यूएशन वैल्यू आई है, रिवैल्यूड अमाउंट आया है, उसके अंदर सिग्निफिकेंट एंड वॉलेटाइल चेंजेस हैं। यस, सिग्निफिकेंट है, वॉलेटाइल चेंजेस हैं, तो आप एनुअल बेसिस पर रिवैल्यूएशन करेंगे। और अगर वो इनसिग्निफिकेंट है तो इन दैट केस एवरी 3 to 5 ईयर्स में उसका रिवैल्यूएशन किया जाएगा। बताइए, कोई दिक्कत तो नहीं? पॉइंट क्लियर आता है समझ में? कोई दिक्कत परेशानी है तो बताइएगा। चलें आगे, कंप्लीट करें। उसके अलावा ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन डेट ऑफ रिवैल्यूएशन। अगर आप रिवैल्यूएशन कर रहे हो और उस वक्त पर कोई भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एग्जिस्ट करता है तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। इसके 2 मेथड हुआ करते थे, एक नेट मेथड और एक ग्रॉस मेथड। तो रिवैल्यूएशन के वक्त जिस भी तरह का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, या मैं कह लूं ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन है, रिवैल्यूएशन कैसे दिखाएंगे आप अपनी बुक्स में, 2 तरीके थे। पहला तरीका, आपके पास जो भी ओल्ड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है आप उसे कैंसिल करेंगे एसेट की कॉस्ट के साथ। एंट्री क्या बनी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। और दूसरा, फिर आप अपने पास जो भी एसेट की डब्ल्यूडीवी बची है उसको अप टू फेयर वैल्यू तक लेके जाएंगे और एंट्री करेंगे एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन गेन या रिवैल्यूएशन सरप्लस, जो भी आप करना चाहते हैं। दूसरा था ग्रॉस मेथड, जहां पर आप सबसे पहले निकालते थे परसेंटेज ऑफ गेन और लॉस। रिवैल्यूएशन गेन और लॉस को डिवाइड करते थे किससे, कैरिंग अमाउंट से। फिर इंक्रीज करते थे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को ग्रॉस ब्लॉक ऑफ एसेट से बाय अबव परसेंटेज इन सेम मैनर। एंड जर्नल एंट्री पास करते थे एसेट अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टू रिवैल्यूएशन गेन। मैं दोनों के एग्जांपल दिखा देता हूं ताकि आपको क्लैरिटी मिलेगी। ये देखिएगा, एक एसेट है जिसकी कॉस्ट कितनी है, 1 लाख, डेप्रिसिएशन कितना लगाया, 10,000, 90,000 कैरिंग अमाउंट हो गया, ये कॉस्ट मॉडल। दूसरा है एसेट है जिसको रिवैल्यू करेंगे, 1 लाख का एसेट है, 10,000 का डेप्रिसिएशन लगाया, वैल्यू कितनी बची, 90,000, फिर वैल्यू कितनी हो गई, 1,20,000, 30,000 गेन आ गया। अब ये नॉर्मल है, लेकिन अगर मैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के बेसिस पे जाऊं तो इन दैट केस क्या होगा। अब देखो यहां पे ध्यान से, इस एग्जांपल के थ्रू ये बात आपको और बेटर समझ में आएगी। एसेट की कॉस्ट कितनी, 1 लाख, डेप्रिसिएशन लगाया 2 साल में, 40,000 लगा दिया। एसेट का कैरिंग वैल्यू कितना है, 60, फेयर वैल्यू कितना है, 75, कितना गेन दिख रहा है, 15 का। अब इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, 40,000 के एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का। जब मैं रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो कर रहा हूं तो मेरे पास 2 मेथड है, नेट मेथड और ग्रॉस मेथड। नेट मेथड में पहले मैं 40,000 का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कैंसिल करूंगा, एंट्री करूंगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू पीपी 40,000 से। ये देखिए, ये करने के बाद मेरे एसेट की कॉस्ट कितनी दिख गई होगी, सर वही दिखेगी सर, 60 ही दिखेगी, उसमें कोई चेंज ही नहीं है। हाँ, फेयर वैल्यू कितना है, 75, कितना गेन आया, 15,000 का। तो अब एसेट को 60 को 75 तक ले जाइए, एंट्री कर दीजिए एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन गेन 15,000 से, और बैलेंस शीट में आप कितना दिखा दोगे, 75, परफेक्ट है। लेकिन ग्रॉस मेथड, उसमें क्या करते थे, ये चेक करिए, डिटरमाइन परसेंटेज ऑफ गेन और लॉस।
रिवैल्यूएशन गेन कितना है 15,000, कितने कैरिंग अमाउंट पे 60,000 पे, यानी कि 25% इंक्रीज हो रहा है आपकी WDV के अंदर, कैरिंग अमाउंट के अंदर। तो जब ऐसा कोई इंक्रीज आएगा तो इन दैट केस आपको अपने पास एसेट की कॉस्ट को बढ़ाना पड़ेगा 25% से। कितनी थी कॉस्ट 1 लाख, तो 1,25,000 कर दो, 1 लाख से बढ़ाकर 25,000 और बढ़ा दो, 1,25,000 कर दो। डेप्रिसिएशन की वैल्यू बढ़ा दो, 40,000 थी ना, बढ़ा दो 25% से 10,000 बढ़ा दो। अब एसेट की कॉस्ट 1 लाख से 1,25,000 हो जाएगी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 40 से 50 हो जाएगा, तो अपने आप वैल्यू बढ़ जाएगी। ये देखो, ये हो गया एसेट 25,000, डेप्रिसिएशन 10,000 से बढ़ा, रिवैल्यूएशन गेन 15,000 से बढ़ा। अब देखो कैसे आएगा बैलेंस शीट के अंदर, ये देखो ग्रॉस ब्लॉक कितने का आ गया 1,25,000, डेप्रिसिएशन कितने का आ गया 50,000, और वैल्यू कितनी बच गई 75,000। तो एक ग्रॉस और एक नेट, एक में आप उसको एडजस्ट कर देते हो और उसके बेसिस पे काम करते हो। बताओ कोई दिक्कत इस बात से? और जो रिमेनिंग 75,000 है उसके ऊपर 20% का डेप्रिसिएशन लगेगा 15,000, एंट्री बनेगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 15,000 रुपए, अगले सालों के लिए वो कंटिन्यू रहेगा इस तरह से करके। बताओ बात समझ में आती है? कोई दिक्कत तो नहीं? क्वेश्चन नंबर 3 करा रखा था, क्वेश्चन नंबर 23 करा रखा था। इसके बाद ये सेम क्वेश्चन एग्जाम्पल यहां पे करा रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 32 मैंने होमवर्क में भी दिया था आपको, ये वाला पॉइंट भी था आपके पास। ये क्वेश्चन साथ साथ कर लेना, रिवीजन के साथ साथ ही मजा है इन्हें करने का। कॉपी में करो, हाथ से करो, लिख के करो, जैसे भी करो, लेकिन करो 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 करो। चलो जी ये पॉइंट मैं आपको बता चुका हूं पहले से। रिवैल्यूएशन टू बी अप्लाइड टू एंटायर क्लास ऑफ पीपी। इफ एन आइटम ऑफ पीपी इज रीवैल्यूड, the entire class to which the asset belongs shall be revalued. A class of PP is grouping of similar nature and use in an entity's operation. Example क्या है बेटा? सेपरेट क्लासेस का लैंड है, लैंड बिल्डिंग है, मशीनरी है, शिप्स हैं, एयरक्राफ्ट है, मोटर व्हीकल्स हैं, फर्नीचर है, फिक्सचर्स हैं, ऑफिस इक्विपमेंट है, बेयर प्लांट है। हाँ, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग सच एज फैक्ट्रीज एंड ऑफिशियल बिल्डिंग कैन बी क्लासिफाइड एज डिफरेंट क्लास ऑफ पीपी सिंस दे हैव डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। ऐसा हो सकता है। उसके अलावा ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन गेन और लॉस एक इंपॉर्टेंट पार्ट था, याद होगा आपको। फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन करते हैं, रिवैल्यूएशन गेन आता है, कहां जाएगा? OCI NR, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। बताया था ना आपको कि जो भी अनरियलाइज्ड गेन्स हैं वो अब प्रॉफिट लॉस में डायरेक्टली नहीं जाएंगे, वो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के अंदर आएंगे, नॉट रिक्लासिफाइड के अंदर। अरे रिक्लासिफाइड नॉट रिक्लासिफाइड, वही वाला पार्ट OCI NR में चला गया। बट अगर रिवैल्यूएशन में लॉस है तो कहां जाएगा? PNL में जाएगा। और अगर सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन कर रहे हो, रिवैल्यूएशन गेन आ गया है, तो आप चेक करेंगे, चेक बैलेंस ऑफ गेन एंड लॉस इन प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर में क्या था? अगर प्रीवियस ईयर में भी गेन था तो प्रीवियस ईयर का गेन हमारा ऑलरेडी कहां पड़ा होगा? वो ऑलरेडी पड़ा होगा OCI NR के अंदर। तो इस बार वाला करंट गेन भी कहां ट्रांसफर कर दो? OCI NR में ट्रांसफर कर दो। लेकिन अगर प्रीवियस ईयर में क्या था? लॉस था, तो इसका मतलब पिछले साल वाला लॉस जो इस बार गेन आया है उसे पहले कहां बुलाएगा? कहेगा प्रॉफिट लॉस में आजा, पहले मेरे को सेट ऑफ कर दे, और उसके बाद अगर गेन बच गया है तो फिर एक्स्ट्रा गेन कहां चला जाएगा? OCI NR में चला जाएगा, मतलब सेट ऑफ होकर जाएगा। बेसिकली बात यह है, अगर मुझे इस साल में गेन हुआ और पिछले साल में लॉस था, तो पिछले साल का लॉस PNL में गया होगा, तो मैं इस साल के गेन को पहले PNL में भेजूंगा टू द एक्सटेंट ऑफ अर्लियर लॉस, और जो एक्स्ट्रा बच गया गेन वो जाएगा OCI NR के अंदर। उसके बाद अगर रिवैल्यूएशन लॉस आ गया तो हम फिर से चेक करेंगे कि प्रीवियस ईयर में क्या था। प्रीवियस ईयर में भी अगर लॉस था तो दोनों लॉस भाई भाई आपस में कहां पहुंच जाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। एक पहले से पड़ा था, एक और चला जाएगा। लेकिन अगर प्रीवियस ईयर में गेन था तो हमारा जो इस साल का लॉस है उसे लॉस को पहले कहां भेजा जाएगा? OCI NR में। अगर फिर भी लॉस बच गया तो कहां ट्रांसफर कर दिया जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। बताओ क्या ये बात समझ में आई? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं इस पॉइंट से? आई होप यहां तक के पॉइंट आपको क्लियर हो रहे हैं। और मैंने ये अपने पास क्लासेस में भी लिखकर एग्जाम्पल कराया था इसका। आई होप आप लोगों ने इस एग्जाम्पल को रिवाइज किया था दोबारा से, और नहीं भी किया है तो इस वीडियो के बाद आपको जरूर कर लेना चाहिए। ये देखिए, ये चार्ट बना के मैंने करा, समझाया था आपको, पूरा अमाउंट लिख के भी बताए थे कि कैसे कैसे जाएगा। प्रॉपर एग्जाम्पल भी दिया था। फर्स्ट ईयर में प्रॉफिट है 10,000 का, सेकेंड ईयर में प्रॉफिट है 20,000 का, तो वो OCI में चला गया। उसके बाद फर्स्ट ईयर में 10,000 का प्रॉफिट था, लेकिन सेकेंड ईयर में लॉस आ गया 15 का, तो 10,000 का प्रॉफिट पहले OCI में गया, 5,000 का प्रॉफिट लॉस में चला गया। फर्स्ट ईयर में लॉस था 10,000 का, सेकेंड ईयर में लॉस आ गया 20,000 का, दोनों प्रॉफिट लॉस में पड़े हैं।
फर्स्ट ईयर में लॉस था 10,000 का, सेकंड ईयर में प्रॉफिट आ गया 15 का, तो पहले 10,000 का लॉस पीएनएल में जाएगा, बाकी का 5,000 ओसीआई में चला जाएगा। एंड ये क्या था? ओसीआई अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, ओसीआई आर रिक्लासिफाइड टू पीएनएल एंड ओसीआई एनआर नॉट रिक्लासिफाइड टू पीएनएल। इसका प्रेजेंटेशन दिखाया था, बैलेंस शीट में कैसे प्रेजेंट करते हैं, इसे कैसे ट्रांसफर करते हैं ओसीआई एनआर के अंदर, फाइनल फुल बैलेंस जो भी होता है इसका। तो रिवैल्यूएशन सरप्लस के रिगार्डिंग कि इसका रास्ता बनेगा, डायरेक्टली जाएगा या रिक्लासिफाइड होकर जाएगा, इसके बारे में डिस्कशन हुआ था। ठीक है ना, ये हमने फिर क्वेश्चन दिए थे उस दिन क्लास के अंदर 4, 9, 32, 33, 35। ये क्लास के लिए क्वेश्चन भी इसी तरह से पैटर्न पे। आई होप आपने होमवर्क पूरा किया होगा, तो होमवर्क के साथ ये वाला पार्ट रिवीजन में आना चाहिए। ठीक है, अगले पॉइंट पे आ जाएं। अगला पॉइंट है हमारे पास, ये हमने क्वेश्चन क्लास में ही कर रखा है, रिवैल्यूएशन के रिगार्डिंग क्वेश्चन है। हाँ, रिवैल्यूएशन सरप्लस का एक क्वेश्चन डिस्कस करना है, ये लीजिए आइए। ट्रांसफर ऑफ रिवैल्यूएशन सरप्लस टू रिटेन्ड अर्निंग्स। अभी जो आपने रिवैल्यूएशन गेन निकाला वो रिवैल्यूएशन रिजर्व की फॉर्म में अदर ओसीआई के अंदर पड़ा होगा, ओसीआई के अंदर, लेकिन ये सरप्लस को आपको ट्रांसफर करना होगा रिटेन्ड अर्निंग्स में। किस बेसिस पर? अगर आप अपना पीपी क्या कर देते हैं, रिटायर, डिस्पोज्ड या डी रिकॉग्नाइज्ड, यानी कि बेसिकली अब आपके पास पीपी है ही नहीं, इन दैट केस ट्रांसफर फुल बैलेंस ऑफ रिवैल्यूएशन सरप्लस टू कहां ट्रांसफर करेंगे? रिटेन्ड अर्निंग पे। एंड दिस इज नॉट ऑप्शनल, ये ऑप्शनल नहीं है, करना ही पड़ेगा ये काम आपको। लेकिन अगर पीपी इज नॉट रिटायर्ड, ये रिटायर्ड है, ठीक कर लेना इसको, डिस्पोज्ड ऑफ और डी रिकॉग्नाइज्ड, स्टिल अंडर यूज, अभी भी यूज कर रहे हो आप, तो इन दैट केस रिवैल्यूएशन सरप्लस ट्रांसफर होगा रिटेन्ड अर्निंग में, जिसकी डिफरेंस होगा किसका? डेप्रिसिएशन ऑन रिवैल्यूड अमाउंट एंड डेप्रिसिएशन ऑन कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट। और ये करना ऑप्शनल है, मर्जी है आपकी, आप ना चाहो नहीं करना तो मत करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट ये ध्यान रखना, द अबव ट्रांसफर विल नॉट टेक प्लेस थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस। ये ना हो कि प्रॉफिट लॉस के थ्रू भेज रहे हो आप इसे, ऐसा नहीं चलेगा। प्रॉफिट लॉस डालोगे प्रॉफिट बन जाएगा, प्रॉफिट बन जाएगा, टैक्स लग जाएगा, वो नहीं करना ना, इसलिए तो ओसीआई में डाला था, ओसीआई एनआर नॉट रिक्लासिफाइड टू पीएनएल, नहीं जाएगा पीएनएल के अंदर ये। बट ये करना ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है, मत करो यार। जिस दिन बेचोगे ना, जिस दिन रिटायर करोगे, डिस्पोज ऑफ करोगे, जिस दिन रिकॉग्नाइज करोगे, उस दिन कर देना, उस दिन तो सारा ही करना पड़ता है, फुल बैलेंस। लेकिन अगर आप अपने पास यूज कर रहे हो तो ऑप्शनल है कि आप दोनों के डिफरेंस को, डेप्रिसिएशन ऑन रिवैल्यूड अमाउंट एंड डेप्रिसिएशन ऑन ओरिजिनल कॉस्ट, इन दोनों के डिफरेंस को ओसीआई एनआर की फॉर्म में वहां ट्रांसफर कर सकते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स में। बताइए क्या ये बात समझ में आई? हाँ, ये क्वेश्चन इसके बेसिस पे करा रखा है, देखो मैंने ये रहा, ये क्वेश्चन क्या था आपके लिए, क्वेश्चन एग्जांपल की फॉर्म में हो रखा है बेसिकली। कॉस्ट ऑफ एसेट 10 लाख, डेप्रिसिएशन लगाया 1 लाख का, कैरिंग अमाउंट बचा 9 लाख रुपए, फेयर वैल्यू आई 12 लाख रुपए, 3 लाख का रिवैल्यूएशन गेन, रिवैल्यूएशन सरप्लस गेन ओसीआई एनआर में पड़ा है। फिर कैरिंग अमाउंट 1 अप्रैल 25 को कितना है? 12 लाख का है। लाइफ कितनी बची है? 9 लाख। तो डेप्रिसिएशन और रिवैल्यूड अमाउंट कितना लग रहा है? 1,33,333। डेप्रिसिएशन और ओरिजिनल कॉस्ट कितना लग रहा है? 1 लाख। तो 33,333 ट्रांसफर फ्रॉम रिवैल्यूएशन सरप्लस टू रिटेन्ड अर्निंग्स एंड दिस इज ऑप्शनल एंट्री। ये देखिए, the above transfer adjustment will be made only when company opts for this option. This adjustment will be applicable in case of revaluation gain. Loss में कर ही नहीं पाएंगे. If company opt for this option, when this adjustment will be made every year. अगर आपने opt कर लिया है तो अब आपको हर साल करना पड़ेगा। बताइए, बात समझ में आई? फिर क्वेश्चन नंबर 5 करा रखा है इसी के ऊपर बेस्ड, और फिर हम पहुंचे किसके ऊपर? अगले टॉपिक के ऊपर, सब्सिक्वेंट कॉस्ट। सब्सिक्वेंट कॉस्ट मतलब खरीदने के बाद भी तो खर्चे होते हैं ना, ये थोड़ी कि इनिशियली खर्चा करोगे बाद में खर्चा नहीं करोगे क्या? गर्लफ्रेंड बनाई उस वक्त पे खर्चा हुआ, गर्लफ्रेंड को मेंटेन करने का खर्चा भी तो करना पड़ता है भाई। ऐसी बातें कर रहे हो सर। चलो जो भी है, अब आप देखो ये जो चल रहा है ना टाइम, जैसे मैं ये जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये फरवरी का महीना है और फरवरी के महीने में ऐसे खर्चे होने लाजमी है, इसलिए तुम्हारा नाम शबाना आजमी है। सर बहुत गंदा था। चलो कोई नहीं। रिपेयर एंड मेंटेनेंस, अगर कोई सब्सिक्वेंट कॉस्ट जो है रिपेयर एंड मेंटेनेंस की फॉर्म में हो रही है, जो कि डे टू डे सर्विस कॉस्ट है, तो ये चार्ज हो जाएगा कहां पर? पीएनएल के अंदर। रेगुलर खर्चा होने वाला, छोटे मोटे खर्चे, सर्विसिंग कॉस्ट वगैरह प्रॉफिट लॉस में भेजिए। सर रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट ऑफ पीपी, नोट बी देखेंगे। रेगुलर मेजर इंस्पेक्शन कॉस्ट, नोट सी देखेंगे। नोट ए में क्या देखेंगे? आइए नोट ए में देखते हैं, डे टू डे सर्विसिंग के बारे में बता रहे हैं। हमने समझ तो लिया सर, हाँ बिल्कुल सही बात है, एक्सपेंसेस है, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। लेकिन अगर कोई रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट कर रहे हैं आप, किसी भी पीपी के अंदर कोई पार्ट रिप्लेस होता है, ये एग्जांपल लिखे हुए हैं यहां पर, अगर कोई पार्ट रिप्लेस होता है तो आपके पास जो भी कैरिंग अमाउंट ऑफ पीपी हुआ करता था उसमें हम ऐड कर देंगे कॉस्ट ऑफ न्यू रिप्लेस पार्ट। जो भी न्यू रिप्लेस पार्ट है
वो यहां पर आ जाएगा, ऐड हो जाएगा आके, और माइनस कर देंगे कैरिंग अमाउंट ऑफ ओल्ड पार्ट रिप्लेस, वो माइनस हो जाएगा, जो बच जाएगा वो आपकी वैल्यू बचेगी, क्या फर्दर अमाउंट कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो कैरिंग अमाउंट ऑफ पीपी प्लस कॉस्ट ऑफ न्यू पार्ट रिप्लेस्ड माइनस कैरिंग अमाउंट ऑफ ओल्ड पार्ट रिप्लेस्ड। समझ में आया? ये रिप्लेसमेंट के केस में, अगर मैं कोई पार्ट रिप्लेस कर देता हूं, मैं कैसे समझाऊं आपको, कैसे समझाऊं, लेट्स से ये मेरे पेन का कवर है, ये ऐसे खुल जाकर बाहर आ जाता है, तो अगर मैंने ये पार्ट रिप्लेस कर दिया तो जो इसकी टोटल वैल्यू थी इसके कैरिंग अमाउंट की, उसमें से ये वाला पार्ट हट गया है, तो इसका कैरिंग अमाउंट हट जाएगा, और इसके बदले में जो नया पार्ट आएगा, देखो नया पार्ट आएगा, अभी देखो नया पार्ट आ गया, ये नया पार्ट आ गया, ये नया पार्ट इसमें ऐड हो जाएगा, तो इसकी कॉस्ट को ऐड करना, समझे बात को। तो कैरिंग अमाउंट ऑफ पीपी प्लस कॉस्ट ऑफ न्यू पार्ट रिप्लेस माइनस कैरिंग अमाउंट ऑफ ओल्ड पार्ट रिप्लेस्ड। और सेम काम मेजर इंस्पेक्शन पे भी करना है। अगर कोई मेजर इंस्पेक्शन है, ओवरऑल कॉस्ट है, जो भी खर्चा है इस तरह का, ज्यादातर ये एयरक्राफ्ट के केस में आपको मिलेगा, देन कैरिंग अमाउंट ऑफ पीपी। हाँ, ध्यान रखना, जो सबसे पहला इनिशियल इंस्पेक्शन कॉस्ट था, ये मैंने आपको मार्क भी कराया था, इंपॉर्टेंट भी बोला था कि ये वाले पार्ट के अंदर इनिशियल ऑपरेटिंग कॉस्ट, जो इनिशियल इंस्पेक्शन कॉस्ट जो है वो ऑलरेडी एडेड है, इसीलिए आप अपनी कैरिंग अमाउंट ऑफ ओल्ड इंस्पेक्शन कॉस्ट हटा देते हो। जब भी आप कोई ऐसा पीपी लेते हो एयरक्राफ्ट टाइप, उसकी इंस्पेक्शन हुई होती है ऑलरेडी, तो उसकी इंस्पेक्शन कॉस्ट का कैरिंग अमाउंट हटाना पड़ेगा, और जो न्यू इंस्पेक्शन कॉस्ट है वो ऐड करनी पड़ेगी। इन इनिशियल कॉस्ट ऑफ पीपी द कॉस्ट ऑफ इंस्पेक्शन इज ऑलरेडी इंक्लूडेड, देयरफॉर डेप्रिशिएट दैट कॉस्ट सेपरेटली अप्लाइंग कंपोनेंट अकाउंटिंग। तो बेसिकली अलग अलग करके उनके पार्ट को हम डेप्रिशिएट करेंगे। मैं एग्जांपल दिखा दूं, ये देखिए रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट का तो एग्जांपल यहां पर है मेरे पास, दोनों का डिस्कस करता हूं, रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट का भी और फिर उसके बाद उसकी इंस्पेक्शन का भी। एयरप्लेन कितने का है? 5000 करोड़ का। पार्ट इंजन जो है कितने का है? 500 करोड़ का। एयरफ्रेम कितने का है? 4500 करोड़ का। दोनों की लाइफ अलग अलग है, 5 साल और 20 साल। तो आपका एक सेपरेट पार्ट अलग से डेप्रिशिएट हो सकता है। तो डेप्रिशिएशन लगाया फर्स्ट ईयर में कितना लगा? 100 करोड़, उसमें कितना लगा? 225 करोड़ 20 साल के हिसाब से। तो कैरिंग अमाउंट कितना बचा? 400 करोड़ और 4275 करोड़। टोटल वैल्यू कितनी चल रही है? 4675 करोड़। और अब मैं इसका इंजन जो है रिप्लेस कर रहा हूं न्यू इंजन के साथ। न्यू इंजन कितने का आया? 600 करोड़ का। लाइफ कितनी है? 6 साल। तो मेरा कैरिंग अमाउंट क्या है? 4675। न्यू कॉस्ट क्या है? 600। एंड कैरिंग अमाउंट ऑफ ओल्ड इंजन कितना है? 400। तो 4875 आ गया। 4875 आ गया। पुराने पार्ट का कैरिंग अमाउंट हट गया और नए पार्ट का कॉस्ट आके ऐड हो गया 4875। और अब आगे के लिए इंजन कितने का? 600। वो कितने का? 4275। उसके 19 साल बचे हैं, इसके 6 साल बचे हैं, दोनों को अलग कर लीजिए राइट ऑफ। 100 करोड़ एंड 225 करोड़, ये चलता रहेगा आगे इसी तरह से। बताइए, कोई डाउट तो नहीं इस बात से? इसके ऊपर क्वेश्चन नंबर 8 कराया था फिर मैंने क्लासेस के अंदर, टर्बाइन वाला। ये क्वेश्चन सीए इंटर में भी था, सेम पैटर्न पे, ये हमने डिस्कशन किया था इसी तरह का। ये देखिए इसका डिस्कशन इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालने के बेसिस पर। और फिर इसी तरह से आया था कॉस्ट ऑफ इंस्पेक्शन का, मेजर इंस्पेक्शन कॉस्ट। चेक करिए, हमने कहा था एयरक्राफ्ट की जो कॉस्ट है 1000 करोड़ है, जिसमें ऑलरेडी फर्स्ट इंस्पेक्शन कॉस्ट इज ऑलरेडी इंक्लूडेड। मेजर इंस्पेक्शन आफ्टर एवरी 5 ईयर्स। नाउ लाइफ है 20 ईयर्स की एयरक्राफ्ट की, तो हमने इंस्पेक्शन कॉस्ट का 100 करोड़ लिया, लाइफ 5 ईयर्स ली, डेप्रिसिएशन लगाया 20 करोड़ का, और उसके बाद कैरिंग आउट आ गया 80 करोड़ का। इधर लाइफ देखा है तो कितनी बच रही है जी? 20 साल है, डेप्रिसिएशन लगाया 45 करोड़ का, 855 करोड़। उसके बाद मेजर इंस्पेक्शन इनकर्ड आफ्टर फर्स्ट ईयर, ऑल्दो 5 ईयर के बाद लिखा है, लेकिन मैंने फर्स्ट ईयर के बाद का एग्जाम्पल लेकर आया था, मैंने 5 साल नहीं किए थे पूरे, फर्स्ट ईयर के बेसिस पे करके दिखाया था। तो 120 करोड़ का हुआ। नाउ नेक्स्ट 4 ईयर्स के लिए, तो अब 935 करोड़ जो मेरे पास चल रहा था वैल्यू, ये वाला, इस 935 में प्लस कर दिया 120 करोड़, एंड कैरिंग अमाउंट ऑफ ओल्ड इंस्पेक्शन कॉस्ट 80 करोड़ की, वो मैंने माइनस कर दी, ये वाली। तो पुराने वाली हट गई, नई वाली ऐड हो गई, सिंपल वही वाला पॉइंट है। चेक करो, और अब देखो 120 माइनस 30 90, और वहां पे देखो 855 माइनस 45 810। बोलो। और इसके ऊपर फिर उसके बाद फिर हमने क्वेश्चंस कर रखे हैं, क्वेश्चन नंबर 12 वगैरह। ये हमारा सब्सिक्वेंट कॉस्ट के रिगार्डिंग था। बताइए, कोई दिक्कत तो नहीं? ये पीपी के रिगार्डिंग बातें हुई, अब आया डेप्रिसिएशन के रिगार्डिंग बातों का पॉइंट। अच्छा पॉइंट है डेप्रिसिएशन के रिगार्डिंग, ऑल्दो रीडिंग वाला पॉइंट है, इसमें कुछ खास लिखना नहीं होता, हमने क्लासेस के अंदर भी रीड करके ही इसे कंप्लीट किया था और उसके ऊपर क्वेश्चंस किए थे। द डेप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ एन एसेट शुड बी एलोकेटेड ऑन अ सिस्टमैटिक बेसिस ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। द डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर ईच पीरियड शुड बी रिकॉग्नाइज। कहां चार्ज करेंगे बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस में, अनलेस वो किसी और एसेट की कैरिंग अमाउंट में ऐड अगर हो सकता है तो। कुछ पॉइंट्स को ध्यान रखना था। ईच पार्ट
of PPE with a cost that is significant in relation to the total cost of the item should be depreciated separately. यानी कि अगर आपको लगता है कि आपके पीपी का जो भी कॉस्ट है उसका कोई पार्ट सिग्निफिकेंट है, कॉस्ट अच्छी है, उसकी इंपॉर्टेंट कॉस्ट है, वैल्यू है, मटेरियल लेवल है, तो इन दैट केस वो डेप्रिशिएट हो सकता है सेपरेटली बेसिस पर. एन एंटिटी allocate the amount initially recognized in respect of item of PPE to its significant part and depreciate separately each such part. For example, it may be appropriate to depreciate separately airframe and engine. अलग अलग कर सकते हैं, लाइफ अलग अलग होती है. Significant part of PPE may have a useful life and depreciation method that are same as useful life and depreciation method of another significant part. दो अलग अलग significant part है, life same है, depreciation method same है, तो such part may be क्या कर सकते हैं, group कर सकते हैं for depreciation charge. To the extent that an entity depreciates separately some part of an item of PP, it also depreciates separately the remainder of the item, and the remainder consists of the part of the item are individually not significant. If an entity has varying expectation of these parts, approximation technique may be necessary to depreciate the remainder part. यानी कि उसका बाइट सेपरेटली है, इसका सेपरेट सिग्निफिकेंट नहीं है, तो हम उसको तो कर रहे हैं, ग्रुप करके कर सकते हैं, कंबाइन करके कर सकते हैं, लेकिन ये वाला पार्ट हम अप्रोक्सीमेशन पे कर सकते हैं कि यूजफुल लाइफ कितनी होगी. लैंड एंड बिल्डिंग के रिगार्डिंग क्या पॉइंट था? लैंड एंड बिल्डिंग है, सिर्फ लैंड है, अगर उसकी इनफाइनाइट लाइफ है तो डेप्रिशिएट नहीं होगी, अगर उसकी लाइफ फाइनाइट है तो इन दैट के डेप्रिशिएट हो सकती है, लेकिन की लिमिटेड लाइफ है तो डेप्रिशिएट हो सकती है. बिल्डिंग है तो बिल्डिंग हमारे लिए होती है हमेशा कैसी है, डेप्रिशिएबल. हाँ, अगर कोई कॉस्ट ऑफ लैंड इंक्लूड कोई साइट डिसमेंटलमेंट, रिमूवल, रिस्टोरेशन, डीकमिशनिंग, दैट पोर्शन ऑफ द लैंड एसेट इज डेप्रिशिएटेड. देखो वैसे तो लैंड जो था वो नॉन डेप्रिशिएबल था, लेकिन लैंड की कॉस्ट के साथ एक ऐसा खर्चा जुड़ा था जो कि बाद में साइट रिस्टोरेशन वगैरह में काम आएगा, तो वो वाला पार्ट आपने लैंड की कॉस्ट में ऐड कर दिया, तो लैंड तो डेप्रिशिएट नहीं हो रहा, लेकिन वो वाला पोर्शन, डीकमिशनिंग वाला पोर्शन जिससे हमें बेनिफिट मिल रहे हैं, उसको हमें अमोर्टाइज या डेप्रिशिएट करना पड़ेगा. इन सम केसेस द लैंड इटसेल्फ मे हैव अ लिमिटेड यूजफुल लाइफ, इन विच केस इट इज डेप्रिशिएटेड in a manner that reflected to the benefit to be derived from it. जिस तरह से उसे बेनिफिट मिलेगा उसी रेशियो में उसको हम राइट ऑफ कर देंगे. डेप्रिशिएशन मेथड कौन कौन से रहेंगे? डेप्रिशिएशन मेथड हमारे पास 3 है, एसएलएम है, डब्ल्यूडीवी है, या फिर प्रोडक्शन यूनिट मेथड है. हाँ, डेप्रिशिएशन ऑन रेवेन्यू बेस इज इनएप्रोप्रिएट था, इसके बारे में बात करेंगे अभी. कमेंसमेंट कब से होगी डेप्रिशिएशन की बेटा? अवेलेबल फॉर यूज जब से हो जाएगा. उसके अलावा सेसेशन डेप्रिशिएशन लगाना कब बंद कर देंगे? जब आप एसेट को क्लासिफाई कर दें हेल्ड फॉर सेल. ये हम इंडियाज 105 में पढ़ चुके हैं अब तक, अगर आपको याद है तो 105 के अंदर अगर एक बार एसेट पीपी हेल्ड फॉर सेल के चला गया तो उसके ऊपर डेप्रिशिएशन नहीं लगता है, या फिर हमने उसे क्या कर दिया है, डी रिकॉग्नाइज. और डेप्रिशिएशन जो लगाया जाएगा वो डेप्रिशिएशन अमाउंट पे लगाया जाएगा जिसमें से कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू करके लगाया जाता है. द डेप्रिशिएशन मेथड यूज्ड शैल रिफ्लेक्ट द पैटर्न इन विच द एसेट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आर एक्सपेक्टेड टू बी कंज्यूम्ड बाय द एंटिटी. Depreciation method applied to an asset is review at each financial year end, and if there is a significant change in the expected pattern of consumption of the future economic benefit embodied in the asset, the method should be changed. और अगर ये चेंज होगा तो इसे चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट बोला जाएगा एज पर इंड AS 8. डेप्रिशिएशन लगाना बंद नहीं करेंगे अगर आपका एसेट आइडल है या रिटायर कर दिया गया फ्रॉम द यूज ऑफ सेल, अनलेस इट इज फुल्ली डेप्रिशिएटेड. और हाउएवर डेप्रिशिएशन में भी जीरो अगर आप यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड फॉलो कर रहे हो और प्रोडक्शन ही नहीं कर रहे हो तो डेप्रिशिएशन नहीं लगता है. उसके अलावा रेजिडुअल वैल्यू है जो कि आपकी स्क्रैप वैल्यू होती है, रिव्यू करना होता है एट एवरी ईयर एंड. अगर वो डिफर करती है तो इंड AS 8 के अकॉर्डिंग उसका एस्टीमेट चेंज करके दिखाया जाएगा. अगर रेजिडुअल वैल्यू एक्सीड कर जाए किसको, कैरिंग अमाउंट से, तो डेप्रिशिएशन लगाना बंद कर देना. बट हाँ, अगर ये रिवर्स हो जाए सब्सिक्वेंटली, इन दैट केस फिर हम उसके ऊपर डेप्रिशिएशन लगा सकते हैं. Depreciation is recognized even if fair value of the asset exceed its carrying amount. अगर एसेट की मार्केट वैल्यू बढ़ भी जाती है ना कैरिंग अमाउंट से, तब भी आप डेप्रिशिएशन लगाना बंद नहीं करते, डेप्रिशिएशन लगता रहता है. रिपेयर एंड मेंटेनेंस का इससे कोई लेना देना नहीं है. यूजफुल लाइफ जो है एसेट की, हमेशा एसेट कितने साल यूज की जाएगी उसके बेसिस पे होता है, और एसेट की लाइफ शॉर्टर हो सकती है जो भी उसकी इकोनॉमिक लाइफ है उसके साथ कंपैरिजन में. इंपेयरमेंट को लेकर हमने पहले ही कहा था कि हम इसे इंड AS 36 में पढ़ते हैं, जहां पर हमारा इंपेयरमेंट लॉस निकलता है. कैसे हम निकालते हैं इसे? कैरिंग अमाउंट माइनस रिकवरेबल अमाउंट. तो जब आप इंड AS 36 पढ़ चुके होगे तो ये वाला पैराग्राफ हमने वहां पे ऑलरेडी कवर कर लिया होगा, तो एज सच इसमें कोई दिक्कत वाला पॉइंट नहीं था. डेप्रिशिएशन जो डी रिकॉग्निशन है, जब जब आपका एसेट आप क्या कर देंगे, डिस्पोज ऑफ कर देंगे या फिर उससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलने बंद हो जाएंगे, तो इन दैट केस आप अपने एसेट को डी रिकॉग्नाइज कर देंगे. और जो भी इससे गेन और लॉस ऑन डी रिकॉग्निशन होगा वो कैसे निकाला जाएगा? नेट प्रोसीड्स माइनस कैरिंग अमाउंट.
नेट प्रोसीड्स माइनस कैरिंग अमाउंट, एंड गेन और लॉस शुड बी ट्रांसफर टू, कहाँ ट्रांसफर किया जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में, अनलेस इंडिया 116 में इसके बारे में बात होगी, सेल एंड लीज बैक के बारे में, इट शुड नॉट बी क्लासिफाइड एज रेवेन्यू, से रेवेन्यू नहीं माना जाएगा। हाँ, अगर आपके लिए ये ऑर्डिनरी एक्टिविटी है तो इन दैट केस आप उसे रिकॉग्नाइज कर सकते हो एज रेवेन्यू। इंडिया 115 में सीखेंगे आप इसके बारे में। और लास्ट पॉइंट, चेंजेस इन एग्जिस्टिंग, डीकमिशनिंग, रिस्टोरेशन एंड सिमिलर लायबिलिटीज। आपने जो डीकमिशनिंग कॉस्ट की बात की थी, प्रोविजन बेसिस पे उसे ऐड किया था, तो अगर वो जो आपने सोचा था कि भाई ये जो डीकमिशनिंग कॉस्ट पे इतना खर्चा होगा, हो सकता है कुछ टाइम के बाद आपको ऐसा लगे कि जो डीकमिशनिंग की कॉस्ट आपने एज्यूम की थी, एस्टिमेट की थी, शायद उतनी होगी नहीं, ज्यादा होगी, कम होगी, तो उसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। और उसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि आप कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हैं, कॉस्ट मॉडल या रिवैल्यूएशन मॉडल। कॉस्ट मॉडल फॉलो कर रहे हैं और डीकमिशनिंग की कॉस्ट बढ़ गई है, तो आप उसे फिर से कॉस्ट ऑफ एसेट में ऐड कर देंगे। एंट्री क्या बनेगी? एसेट टू प्रोविजन फॉर डीकमिशनिंग। लेकिन अगर आपकी लायबिलिटी कम हो गई है तो इन दैट केस आप एसेट की कॉस्ट में से माइनस कर देंगे, डिडक्ट फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ एसेट। एंट्री क्या बन जाएगी? प्रोविजन फॉर डीकमिशनिंग टू एसेट अकाउंट। उसके अलावा अगर आप रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो कर रहे हैं और फिर से डीकमिशनिंग की लायबिलिटी बढ़ गई है, तो अब आप इसको रिवैल्यूएशन लॉस की तरह ट्रीट करिए और आप इसे ले जाइए रिवैल्यूएशन लॉस टू प्रोविजन में। देखो लायबिलिटी तो बढ़ रही है ना, तो वो तो क्रेडिट होगी, लेकिन अब आप इसे एसेट की कॉस्ट में नहीं, रिवैल्यूएशन लॉस की तरह ट्रीट करेंगे, जैसे हम उसे ओसीआई एनआर की वगैरह डील करते हैं, बिल्कुल वैसे की तरह। और अगर रिवैल्यूएशन गेन आ गया है, लायबिलिटी कम हो गई है, तो प्रोविजन को डेबिट करेंगे एंड रिवैल्यूएशन गेन को क्रेडिट कर देंगे। ये आपका डीकमिशनिंग का था, जिसके रिगार्डिंग आप लोगों ने मेरे साथ आखिरी क्लास जिसमें इंडेस हमने किया था, उसमें क्वेश्चन नंबर 20 कर रखा है, 25 कर रखा है, उसका अकाउंट वाला क्वेश्चन किया था, और हमने यहां पर क्वेश्चन नंबर 28 कर रखा है प्रोविजन बेसिस पर डीकमिशनिंग कॉस्ट के चेंजेस के रिगार्डिंग, और क्वेश्चन नंबर 27 कर रखा है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 16 मैंने होमवर्क दिया था, 22 मैंने कहा था रीड करना आईसीआई की बुक से। क्वेश्चन 30 आपका रीडिंग के रिगार्डिंग था। चेंजेस इन डीकमिशनिंग कॉस्ट मैंने आपको बताया, डीकमिशनिंग कॉस्ट के चेंजेस आएंगे और वो मैंने यहाँ पर ये लिखे भी हुए हैं, किस तरह से चेंज होगा। बिल्कुल रिवैल्यूएशन गेन और रिवैल्यूएशन लॉस की तरह ट्रीट किया जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 13 में चेंजेस इन डीकमिशनिंग के रिगार्डिंग पूरा का पूरा एक क्वेश्चन कराया था आपको, इस तरह से करके। ये देखिए, तो केस बी चेंजेस इन डीकमिशनिंग कॉस्ट, दैट इज 8 मंथ्स, पूरा का पूरा। तो प्लीज इसको उसी के बाद रिवाइज करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो सारा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 भी हो रखा है उसके बाद, ये भी डीकमिशनिंग के रिगार्डिंग ही है। डिक्रीज इन लायबिलिटी ऑफ डीकमिशनिंग कॉस्ट, उसका रिप्रेजेंटेशन भी कैसे आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 करा रखा है, डीकमिशनिंग लायबिलिटी रिड्यूस बाय 8000 कॉस्ट मॉडल के बेसिस पर। दोनों का रीजन लिखा था क्वेश्चन नंबर 13 का और क्वेश्चन नंबर 18 और 19 का। क्वेश्चन नंबर 24 रीड फ्रॉम बुक है एंड क्वेश्चन नंबर 17 करा रखा था बाद में उसके बाद। सो ये था आपका इंडेस 16 और करीबन हमें 1 घंटा 10 मिनट के आसपास टाइम लगा और मुझे लगता है कि हमने इसको कॉन्सेप्चुअली काफ़ी हद तक कवर कर लिया। अब आपको इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको थोड़ा सा और बेटर होगा। हर इंडेस के साथ ऐसे ही करना पड़ेगा। जैसे जैसे आप इसको करते जाएंगे आपके लिए ईजी होता जाएगा सब कुछ करना। मैंने कुछ क्वेश्चंस भी साथ साथ कवर कर लिए एग्जाम्पल की फॉर्म में, लेकिन प्रॉपर प्रैक्टिस तो यार रिटन फॉर्म में होगी। आपकी जगह मैं पेपर देने नहीं जा सकता, देना आपको ही पड़ेगा। तो आप जब लिख के करोगे ना हाथ से तो ईजी हो जाएगा और सब कुछ तो है आपके पास अवेलेबल यार। लेकिन उसके बाद आपको सिर्फ एक ही चीज निकालनी है, दैट इज योर टाइम। मैं मानता हूँ मुश्किल होता है बहुत, मेरी जितनी बच्चों से बात होती है ना, क्योंकि मैं काफ़ी बच्चों से बात कर रहा हूँ इस चीज़ के रिगार्डिंग कि भाई आप अपनी क्लासेस को कैसे देख रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो, रिविजन कर रहे हो नहीं कर रहे हो। तो सबको यही एक ही वो आता है, सर टाइम ही नहीं मिलता। मतलब सोचो सीए फाइनल में आए हुए 1-1 साल हो गया है और अभी तक SPOM ही खत्म नहीं हुआ है। सर रात को लेट आते हैं, सुबह जल्दी चले जाते हैं, थके होते हैं, पढ़ नहीं पाते। मैंने कम से कम अपना SPOM तो खत्म करो। अगर आप अपना SPOM ही खत्म नहीं करोगे तो फिर आप क्लासेस कब शुरू करोगे। तो मुझे लगता था ऐसा, पता नहीं अब मैं कितना सही था कितना गलत था, कि सीए फाइनल सबसे आसान होता है। सर क्या बात कर रहे हो, मैं सही बता रहा हूं आपको। मैं सीए फाउंडेशन जब आप पढ़ते हो ना तो आपके मार्च अप्रैल में बोर्ड खत्म होते हैं। बोर्ड्स खत्म होते ही विद इन 5-6 मंथ्स में सीए फाउंडेशन आ जाता है। 4 सब्जेक्ट होते हैं, आप जोश जोश में पढ़ते हो, फाउंडेशन पार कर लेते हो।
क्लियर हो गया। जैसे ही वो पास करते हो 1 महीने के बाद आपका सीए इंटर शुरू हो जाता है। उसके अंदर अगले 8-9 महीने आप दम लगा के पूरा 7 महीने लगा के कोर्स खत्म करते हो, 2 महीने में रिवीजन करते हो, फिर सीए फाइनल के इंटर के एग्जाम देके आते हो, 6 पेपर देके आते हो, क्लियर करते हो। तो यानी कि करीबन आप देखा जाए तो 1.5-2 साल में ही आप सीए इंटर क्लियर करके सीए फाइनल में आ गए। कितनी उम्र है अभी? मुश्किल से 19 साल भी नहीं है। 18-19 साल की उम्र में बच्चा सीए फाइनल में है, और अब वो सोचता है जी अब मेरा पेपर 2.5 साल के बाद है, टाइम ही टाइम है मेरे पास। आई डोंट नो उसे ट्रेनिंग में कितना टाइम मिल रहा है, कितना नहीं मिल रहा है, लेकिन यहीं से उसका जो सही टाइम था वो खराब होना शुरू हो गया। अगर कोई सिंसियर बच्चा है तो मुझे लगता है कि वो तो फर्स्ट डे से, अभी मैं बोलूं आपको, मुझे कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो इंटर ग्रुप 2 के एग्जाम दे रहे थे, उनके मुझे मैसेज आए कि सर एफआर की क्लास स्टार्ट कर दें। मैंने कहा बेटा अभी तो आप सीए इंटर क्लियर तो करो। कि सर नहीं, पेपर अच्छे हुए हैं, हम क्लियर कर जाएंगे, और हम नहीं चाहते कि डिले हो, जब तक हम आर्टिकलशिप ढूंढेंगे ना इतने टाइम में तो हम कुछ खत्म भी कर लेंगे। देखो ये है टेक्निक। जो समझदार होगा ना, सर 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 जल्दी करके भूल भी जाएंगे, अरे भाई ये रिवीजन इसलिए तो करा रहा हूं, आपने पूरा लेक्चर देखा उसके बाद ये रिवीजन कर ली तो काम सिंपल हो गया आपके लिए। हाँ, पूरा सिंपल नहीं हुआ, पूरा सिंपल तभी होगा जब आप क्वेश्चन भी कर लेंगे, क्योंकि अगर आपने क्वेश्चन नहीं किए तो हाँ फिर तो 1.5-2 साल के बाद ये लगेगा कि भाई क्या ही पढ़ा दिया था। तो इसलिए रेगुलर रिवीजन विद दिस काइंड ऑफ वीडियोस आपके लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी होने वाली है आपकी एफआर की क्लासेस को सही तरह से कंप्लीट करने के लिए। और मेरी सिर्फ एफआर नहीं, एएफएम भी, ऑडिट भी, आप जो जो क्लास ले रहे हो ना पहले, उनको खत्म करने का यही तरीका होना चाहिए। मैं बता रहा हूं फिर से आपको, अगर आपको ये बात पसंद आए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जाकर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख के जाना कि सर हाँ ये सही था या गलत था, जो भी था, लेकिन बता के जरूर जाना। और दूसरा, आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपके लिए तो ये एफआर है, ऑब्वियस सी बात है, मेरे लिए भी ये एफआर ही है। रीजन बीइंग क्योंकि मैं आपको अपना बेस्ट देकर, क्योंकि मैंने बहुत लेट शुरू किया, लेकिन मुझे लगता है कि हाँ कुछ ज़्यादा ही लेट मैंने कर दिया, मुझे बहुत पहले शुरू कर देना चाहिए था अपने बच्चों के लिए। मेरे इतने सारे रैंक्स किसी और के पास चले गए हैं, लेकिन ठीक है। लेकिन मैं जितनी मेहनत करना चाहता हूँ वो आप ही के ऊपर डिपेंड करती है। कि आप लोग जब मुझे कोई भी मैसेज डालते हो ना फीडबैक के पॉइंट ऑफ व्यू से, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मुझे इंटर के लिए लगता है कि यार ठीक है यार, इंटर तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल हो गया, दाएं हाथ का खेल हो गया, सिंपल सी बात। लेकिन अब फाइनल के लिए मुझे भी मोटिवेशन चाहिए, आप लोगों से ही मिलती है। तो आप लोगों का एक मैसेज आता है ना फीडबैक की फॉर्म में कि यार सर ये बड़ा मजा आया, ये अच्छा हो गया, इतने मार्क्स हम कर रहे हैं, हमारी प्रैक्टिस ठीक चल रही है, हेल्प हो रही है, वो चाहिए मुझे आपसे। ठीक है, चलो फिर थैंक यू सो मच। अपना जाकर अपना क्वेश्चन वगैरह कंप्लीट कीजिएगा और आने वाली वीडियोस के साथ भी बैकअप रिवीजन वगैरह करते रहिएगा। चलो ओके, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।